अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब और मैं हूं मोहम्मद शुएब। हम मुस्कुराते रहे लेकिन आज हम नाराज हैं। न्यूज रूम वेक अप, आपके एंकर्स को कॉफी नहीं मिली। हम कैसे आज नया दिन का आगाज करेंगे, कैसे इतनी सारी बातें करेंगे, कॉफी नहीं मिल रही। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, खुदाफिज कर दूंगा अगर कॉफी मेरे तक ना पहुंची तो। खुदाफिज नहीं करे, टॉप स्टोरीज कर ले, तब तक हो सकता है आ जाए। अल्लाह करे आ जाए। टॉप स्टोरीज दे रहा हूँ, कॉफी ना आई तो अगली खबर नहीं करूंगा। तो शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सिंध में बल्दियाती निजाम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? कहीं मरम्मत के नाम पर सड़कों की खुदाई, कहीं उबलते गटर और जगह जगह कचरे के ढेर ने शहरियों को जिस्मानी और जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। क्या पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे ऑपोजिशन अरकान की जासूसी कर रहे हैं? और बोल के लब आजाद हैं तेरे, लेकिन हमले, धमकियां, अगवा और तनख्वाहों की अदम अदायगियों ने सहाफी बिरादरी के लबों की आज़ादी पर कदगन लगा दी। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। चलें 2-4 मिनट और दे देते हैं। कॉफी अभी तक नहीं पहुंची, एक बार फिर कह रहे हैं कॉफी पहुंचनी चाहिए। मुतालिबा यही है। मुतालिबात सियासत का हिस्सा, बहुत सारी बातें सियासत का हिस्सा, इल्जामात सियासत का हिस्सा। तो भाई हम कुछ इसी तरह की आज बात कर लेते हैं सबसे पहले। और थोड़ी अछूती सी अनोखी सी बात हुई है। पार्लियामेंट लॉजेस में कौन है? चूहे हैं, ऑपोजिशन अरकान की जासूसी करते हैं। ये इंकशाफ किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने, जिनके मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने आईबी को हुक्म दिया कि पार्लियामेंट लॉजेस में रोबोट चूहे छोड़ें ताकि नजर रखी जा सके। अब ये उनका ख्याल है। सुन के ना वैसे सारे एकदम यूं हो कहते हैं ये क्या बात कर दी। ऑपोजिशन अरकान किन से मिलते हैं, किन से बात करते हैं, इस सब के लिए उनका ये ख्याल है, नबील गबोल का ये ख्याल है, इसलिए चूहे छोड़े गए हैं। क्या उनका कहना था आपको सुनवाते हैं। इसलिए कहते हैं कॉफी बहुत जरूरी है। नबील गबोल साहब आप भी कॉफी पिए। कॉफी तो वो पिए, लेकिन अब देर हो चुकी है, वो कसम भी खा चुके हैं और शायद उन्हें मजीद कस्में भी खानी पड़े, क्योंकि किसी को भी ना इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीगी पार्लियामेंटेरियंस, सभी इस आइडिया से कुछ मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे हैं। जासूस चूहों से मुतालिक उनका बयान, इस बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस में कहीं किसी को ये चूहे दिखाई दिए? हमने पार्लियामेंटेरियन से सवाल किया तो देखिए क्या क्या जवाब मिले। नहीं पता नहीं। पार्लियामेंटेरियन लॉजेस का हाल तो वाकई मैं भी वेट करती हूँ। चूहे मुझे पता नहीं है या नहीं, अलबत्ता हालत इतनी अच्छी नहीं है और अच्छी तरह फर्निश नहीं है, सीपेज भी काफ़ी जगह है, तो मेरा तो ख्याल ये कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। एहसन इकबाल का जवाब है मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है। इल्म में इजाफा किताब से मुमकिन है। किताब में मालूमात होती है और मालूमात को कोई चैलेंज भी कर सकता है, आपकी याददाश्त को कोई चैलेंज भी कर सकता है। हम शायद खान अफरीदी की बात कर लेते हैं। उनकी किताब, उनकी ज़िंदगी पे किताब, बड़े बड़े क्रिकेटर्स से मुतालिक उनकी बातें, उनके बयानात और इंकशाफात, ये सब इस किताब का हिस्सा है। और इस सब के ऊपर अब बहुत खुलकर तनकीद भी हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। शाहिद आफरीदी ने किसको बख्शा? किसी को भी नहीं, सबके बारे में उन्होंने बात की। उनके मुताबिक, उनके नज़रिए, उनके तजर्बे के मुताबिक वकार यूनुस बदतरीन कोच है, जावेद मियादाद कोई अच्छे आदमी भी नहीं है, छोटे आदमी है, ये सब कुछ उन्होंने कह दिया। और ये तो सिर्फ क्रिकेटर्स हैं किरण, उन्होंने पॉलिटिशियंस के हवाले से बात की, इमरान खान पर तनकीद की है और नवाज शरीफ की तारीफ की है। खैर क्या कुछ रहा उनकी किताब में, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इसी किताब से मुतालिक मजीद बात करेंगे। वजाहत सईद खान हमें ज्वाइन करें। आपने बहुत मदद की शाहिद अफरीदी की इस किताब को मुरतब करने में। वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे कि लाला ऑन स्क्रीन और ग्राउंड यहाँ पर तो बहुत एग्रेसिव दिखाई देते हैं, आम जिंदगी में कैसे हैं? आपका तज्जिया क्या है उनके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। लाला आम जिंदगी में भी वैसे हैं जैसे वो ग्राउंड में हैं, इमोशनल हैं और चार्ज्ड अप हैं और काफी ही इज अ टफ मैन टू इंटरव्यू। मुश्किल है लाला को एक जगह टिका के बिठाना और लाला के साथ कई घंटों तक रिकॉर्डेड नोट्स लेना और इंटरव्यू करना। बट ये हमारी किताब का अहम एक हिस्सा था। 2-2.5 साल से जो हम लिखते आ रहे हैं, एडिट करते आ रहे हैं, एक दूसरे को समझते आ रहे हैं। It's been difficult. He's a complicated man. But then again, he's Lala. And उन्हें अंडरस्टैंड करने का ये हिस्सा बहैसियत एक रिपोर्टर, एक बायोग्राफर जरूरी था। और उनकी भी मेरा ख्याल है मेरे लिए काफी उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, मैंने भी काफी पेशेंस दिखाई। बट अल्टीमेटली हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है एंड लाला इज a hell of a character to write a biography on, and I'm very proud of this collaboration. वजाहत से साहब, अब तक तो हमने यही सुना है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ,
क्या शाहिद खान अफरीदी के साथ भी यही मामला है? क्योंकि हमने अब तक तो यही देखा पढ़ा कि वो ख़वातीन से हाथ भी नहीं मिलाते, रिजर्व रहते हैं। इतने शर्मीले मिजाज के हैं वो? जी, लाला का ख़वातीन से हाथ ना मिलाना तो एक सिर्फ एक छोटा सा उनकी जो एक इनेट एक कंजर्वेटिज्म है। ऑफ कोर्स वो पश्तून हैं और मतलब अल्लाह वाला आदमी है, दीनी आदमी है। हाथ मिलाने से किसी का कंजर्वेटिज्म जज करना या किसी का कैरेक्टर जज करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। वो उसकी जब आप किताब पढ़ेंगे, जो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल स्टोर्स में जाके लें, आ गई ये बुक स्टोर्स में, ऑनलाइन ऑर्डर करें, दस्ती पढ़ें और शेयर करें कि उसमें क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मजहबी वो कितना है और दीन और दुनिया को साथ कैसे लेके चलता है और यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन उसे क्यों कहा जाता है। और इज इट ऑल अबाउट क्रिकेट या कुछ निजी जिंदगी से मुतालिक भी उसमें बात की हुई है, यानी कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई अपना रिलेशनशिप से मुतालिक बात, ये भी है किताब का हिस्सा? हाँ जी, दिल फेंक तो हर नौजवान क्रिकेटर कुछ हद तक होता है और लाला ने जो अपने पार्टी ईयर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है, बताया है और उस पर जो डांटे पड़ी हैं कप्तानों से नाइट आउट करने पे वगैरह वो भी बताया है। जो उनके स्टॉकर्स रहे हैं, जो उनके पीछे खवातीन जो हैं दीगर एजेस की जो भागती रही हैं, आज तक भी उनके पीछे उनके मैचेस पे आती हैं, 20-20 साल से आ रही हैं। उनके घर तक जो खवातीन पहुंच गई हैं दुल्हन बन के, पूरा निकाह के लिए तैयारी करके, वो सब किस्से बताए हैं। he's quite a colorful character, of course. He's Lala. He's a good-looking, popular guy, and a lot of people have been quite engrossed by him. काफी लोग उनसे obsessed रहे हैं, तो वो किससे obviously सुनाए। अच्छा, ये कुछ उनके ये हीरो की ना कुछ फाइट्स भी हो जाती हैं, कुछ झगड़े भी हो जाते हैं। ये बताइएगा, जावेद मियादाद साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे थे, दोनों का झगड़ा भी हो गया था, थोड़ी चपकलिश हो गई थी, फिर उसके बाद में सुलह हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये सारे मामला दोबारा से सबके सामने आएंगे। ये जुमले जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमें अब मालूम हो रहा है, इससे तो ताल्लुकात मजीद बिगड़ नहीं जाएंगे? एक बार फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? हाँ, जावेद मियादाद के साथ लाला की अप्स एंड डाउन्स जो रही हैं, उसको लाला ने इस किताब में सही तरह ब्रेक डाउन किया है। एक तरफ जावेद भाई की तनकीद की है, वो किस्से सुनाए हैं जिससे लाला बहुत हर्ट हुए हैं। एक मशहूर किस्सा, जब वो अपने इंडिया के साथ उनका पहला डेब्यू टेस्ट था, इन्होंने ओपन करना था और जावेद भाई ने इन्हें नेट प्रैक्टिस नहीं दी और फिर भी लाला ने अगले दिन जाके सेंचुरी कर ली और सेंचुरी के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जावेद भाई ने लाला को बकौल लाला के कहा कि मुझे क्रेडिट जरूर देना। ऑब्वियसली जब एक जवान बच्चे के साथ आप ये करते हो तो वो हर्ट होता है, उसे ये याद रहता है। और उन्होंने एक किस्सा सुनाया और साथ साथ जावेद भाई जिस किस्म के हीरो गुजरे हैं, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन गुजरे हैं लाला के लिए। जावेद भाई का शारजा वाला छक्का, जिसके बेसिस पे लाला कहते हैं मैंने अपना बल्ला उठाया, पहली बार मैंने हिट आउट करना शुरू किया एज ए नेशनल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, मैंने रियलाइज किया कि आई कैन बी लाइक जावेद मियादाद एज वेल। तो वो भी हीरो भी हैं। तो जैसे एक बच्चा अपने बड़े भाई से खफा भी होता है और खुश भी होता है, तो वैसे जावेद भाई को लाला ने ट्रीट किया। और वैसे दीगर जो उनके कॉलीग्स हैं, चाहे वो वकार यूनुस साहब हों, चाहे दीगर और जो उसके कॉलीग्स हैं, छोटे बड़े, सीनियर जूनियर, उनके बारे में भी ऐसी बात की है। सलमान भट्ट की स्पॉट फिक्सिंग पे तनकीद की है, मगर उसे ये भी कहा कि मैं इसे ग्रूम कर रहा था, इससे बहुत मुझे उम्मीदें थी, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक पढ़ा लिखा, एक वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड लड़का आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, मगर देखें उसने क्या किया। तो he tells you both sides of the stories, which is important. सही। अच्छा, अब्दुल रज़ाक को आमिर, सलमान, आसिफ, इन पर शक कैसे हुआ? क्या अब्दुल रज़ाक साहब की बात हुई शाहिद अफरीदी से, ऐसा बताया उन्होंने आपको? जी बेशक, ये जो स्पॉट फिक्सिंग की जो इनसाइडर कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल्ड तरीके से लाला ने समझाई है कि लाला के पास वो दस्तावेजात, वो डेटा
कैसे आया, जिससे मजहर मजीद पे इन्हें शक हुआ, फिर सलमान बट एंड कंपनी पे शक हुआ, फिर ये डेटा कोच के पास और सीनियर मैनेजमेंट के पास लेके गए और उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इसे, उन्होंने इग्नोर किया लाला को। एक बार नहीं बल्कि जब सीरीज शुरू हो गई फिर से लाला वो डेटा लेके गया। डेटा उनके पास पहुंचा कैसे? वो डेटा एक फोन जो खराब हुआ श्रीलंका में खराब हुआ, फिर वो लंदन में रिपेयर हुआ और फिर वो रिपेयर शॉप से डेटा लाला के पास कैसे आया। इसमें एक सस्पेंस भी है, इसमें एक थ्रिल भी है, एक डिटेक्टिव नॉवल वाली कहानी भी है, एक स्पाई नॉवल वाली इसमें पुरस्कार एलिमेंट्स भी हैं। बट मोर देन एनीथिंग इट्स आल्सो ट्रैजिक बिकॉज जिस किस्म की नेग्लिजेंस पीसीबी ने इख्तियार की और फिर जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जो ब्रेक हुआ उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो फिर आपके सामने हैं। क्या हुआ? द रेस्ट इज हिस्ट्री। किताब आपने मुरतब की है और बिल्कुल ऐसे की है जैसे आपने कोई ना मूवी बनाई हो। इसके अंदर आपने सब कुछ रखा है और हद तो ये कि आखिर में वजह सईद ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने इसमें सस्पेंस को भी जगह दी हुई है। और अब इस किताब के ऊपर जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़िए या जाकर ख़रीदिए, इस किताब को पढ़िए ज़रूर। किताबें पढ़नी वैसे भी चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा तभी आएगा आपको भी तबसरा फरमाने में अगर आप किताब पढ़ लेंगे। ख़रीद लीजिए, पढ़ डालिए। अब हम ज़रा कराची का एक बाब खोलते हैं। ये बाब नहीं, पूरी किताब है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इसको करना पड़ेगा आज हमें बात को। कराची के बारे में अगर हम बात करें ना, खाली कराची की बात कर लें तो भाई हर सड़क लगता है मुरम्मत हो रही है और ऐसा लगता है कि मुरम्मत हो जाती तो इसका ये हाल ना होता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि मुरम्मत हो रही है, लेकिन सारा कुछ इकट्ठा मुरम्मत क्यों कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं तरक्याती काम है वो परेशानी का बायस बन रहे हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कें, जगह जगह गंदगी का जो मसला है, शहरी इस पर बड़ा परेशान रहते हैं। इन मसाइल पर इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो आज कोशिश करेंगे कि ये इम्तिहान हम किसी और का लें, यानी जो जिम्मेदार है उससे बात करें, यानी वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसाइल हल होंगे तो कब। लेकिन पहले की रिपोर्ट देखिए। कहीं मरम्मत के नाम पर सड़कों की खुदाई, कहीं खस्ता हाल सड़कें हैं धूल का सबब, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं शहरियों की परेशानी का बाइस। कराची में जहां जाएं खुदी हुई सड़कें नजर आती हैं। खतीर रकम से तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड पर आए रोज मरम्मती काम के नाम पर खुदाई कर दी जाती है, फिर ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन जाता है। यही नहीं, ग्रीन लाइन मंसूबे का काम भी बेशतर मकामात पर मसाइल का सबब बन रहा है। रोशनियों के शहर की मशहूर एमेजिना रोड भी कई माह से मरम्मती काम के नाम पर बंद है, जिसके बाइस मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने वाले शहरी खस्ता हाल सड़कों के बाइस अजाब में मुब्तला रहते हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन के इस निजाम को बेहतर कौन करेगा? कौन है मईशत के हब कराची का वाली वारिस? तो यही सारे सवाल हम अपने मेहमान के सामने रखते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब, वेलकम टू नियादन। कैसे हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाश्ता आप कर चुके, चाय आप पी कर आए, कॉफी मैं पेश नहीं कर सकती। मैं चाय कॉफी ठंडा पीता नहीं वैसे। तो अब जरा सवाल का जरा ठंडे रह के जवाब दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूं ठंडा रह के। हो क्या रहा है, ये सारे मामला ठीक कब होंगे? हमें स्मूथ, साफ सुथरी, अच्छी सड़कें कब देखने को मिलेंगी? देखें, एक तो कराची बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है। और अगर हम ये तवक्को करें कि कराची की हर गली और सड़क जो है वो 5-6 साल 10 सालों में सब ठीक हो जाएंगी तो वो ज़रा सा मुश्किल काम है। हमारे ऊपर हमेशा तनकीद होती रही है पीपल्स पार्टी पर कि जी कराची के ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फैक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की है कि कराची के मसाइल को हल किया जाए। और अभी रिसेंटली शायद 2 दिन पहले असम्बली में जब मैंने अपनी तकरीर की थी, ये प्री बजट डिस्कशन जब हो रहा था, तो मैंने अब जो मेरे पास फहरिस्त थी उसको बहुत मुख्तसर करते हुए भी जो मेजर सड़कें थी या जो स्कीम्स थी वो निकाली, तो वो कोई 80 से ज़ायद बनती थी, जिसमें सड़कें थी, फ्लाईओवर्स थे, ब्रिजेस थे, जो हमारी इस मौजूदा हुकूमत ने बनाई है कराची शहर के अंदर। और लोग देखते हैं, ज़ाहिर है लोग जो शहर में गुजरते हैं उनको नज़र आती हैं। और आज भी अगर आप देखें तो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर काम हो रहा है, जिसका भी आपने तस्करा किया कि जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ पिछले 3 सालों से हमने शुरू की है कि कराची में हम हर साल कुछ 10-12 स्कीम्स ऐसी शुरू करते हैं जिसको एक ही फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करें। नॉर्मली जब आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं तो पहले तो खैर 10-10 साल तक स्कीमें रखी जाती थी, बजट में स्कीम डाल दी, एलोकेशन 10% कर दी तो वो फिर चलती रहती थी। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये किया है कि मैक्सिमम उसकी जो है हम 3 साल तक हम रखेंगे, उसको मुकम्मल कर लें। 6 महीने साल आगे पीछे हो जाता है मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से। लेकिन कराची के लिए
जो स्कीम्स होती हैं वो 1 साल में पूरी करते हैं हम। उनकी 100% एलोकेशन बजट के अंदर होती है, और जिसमें आपने बेशुमार ये तारिक रोड का पूरा आप देखें, कैंट स्टेशन के इर्द-गिर्द बनाया, सदर से गार्डन तक बनाया, गुलशन इकबाल में मुख्तलिफ सड़कें हमने बनाई, अंडर पासिस बनाए, फ्लाई ओवर्स बनाए, और आज भी जो हमारा टीपू सुल्तान रोड पे शहर एक फ्लाई ओवर बना है, उसके आगे 2 अंडर पासिस बन रहे हैं, और ये हम इंशाल्लाह ताला 15 जून को मुकम्मल कर देंगे सारे। 15 जून जी जी 15 यही साल है ना? जी यही साल है इंशाल्लाह 15 जून इस साल में। देखिए 5-10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप खुदाई कर रहे होते हैं कुछ इशूज़ आ जाते हैं, बट ये इसी साल में ख़त्म हो जाएंगी। कुरंगी का जो हमने 12 रोड बनाया है वो 11 किलोमीटर तवील रोड है, और वो सारा बना दिया, उसके ऊपर 2 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और वो भी मुमकिन है कि कोशिश करें कि 2-3 महीने में वो भी मुकम्मल कर लें। तो कराची में काम करने की रफ्तार जो है वो निस्बतन तेज़ है। ये जो आपने प्रोजेक्ट नहीं आप मुझे एक स्कीम पूछेगा, मैं आपको जवाब दूंगा ना। नहीं बाकी ये टीपू सुल्तान रोड हो या कुरंगी का आपने मेंशन किया, या फॉर दैट मैटर तारिक रोड, बाकी यहाँ पे तो काम नजर आया जो हो गया वो भी जल्दी हो, और बाकी काम भी हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी रोड और एम.ए. जिन्ना रोड, यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, रुक जाता है, जगह जगह खुदाई हो जाती है, ये परेशानी का यूनिवर्सिटी रोड तो बनी है, अच्छा उसका एक पोर्शन है जो हमने नहीं बनाया, चूँकि ज़ाहिर है अगर सड़क वो ठीक बनी हुई है तो हमें खामखा तो ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर दोबारा बनाएं। तो यूनिवर्सिटी रोड काफ़ी तवील है, तो उसका एक बीच का पार्ट ऐसा था जो हम समझते थे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने नहीं बनाया। उस पर अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने जो है वो कोई केबल्स वगैरह डाली है, तो वो केबीसी ने उनको परमिशन दी खुदाई की, जिसकी वजह से शायद 15-20 दिन से लोगों को तकलीफ हो रही है, और हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्द अज जल्द जो है वो ठीक करवा दें। और बाकी यूनिवर्सिटी रोड तो हमने बनाया है सारा। एम.ए. जिन्ना रोड की जो बात कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है जो ग्रीन लाइन जो बस का प्रोजेक्ट है उसकी वजह से। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 2015 में शुरू किया था, और ये कहा था कि 1 साल के अंदर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब उसमें हमारा बराह रास्त वो कोई रोल है नहीं, लेकिन बहरहाल तकलीफ लोगों को हो रही है, जिसको मानने को तैयार हैं, और शायद कसूर किसी का भी हो, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी मैं भी लेने को तैयार हूँ। तो कोई अगर डाइवर्जन दी होती, कोई ऐसा ट्रैफिक प्लान आ जाता तो शायद कुछ तकलीफ कम हो जाती। नहीं, डाइवर्जन तो है, देखें ना, ये एक मेन आर्टरी है, क्योंकि वो जो डाइवर्जन दी हुई है ना सर, वो टूटी फूटी रोड है, तो वहाँ पर ट्रैफिक अगर आप अब ये अच्छा आपने बात कर ली, जो अंडर पासेस हम बना रहे हैं इस वक्त, ये टीपू सुल्तान रोड के फ्लाईओवर से आगे शहीद मिलत रोड पर अगर आप वहाँ जाएंगे तो जो डाइवर्जन है, जो सर्विस रोड थी, उसको हमने चौड़ा किया। नहीं, मैं तो वहाँ से गुजरता हूँ, मैंने तारीफ की उस जगह की। अच्छा, दैट्स फाइन, बट मैं तो ये रोड की बात कर रहा हूँ। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें इस बात को मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट का तो मैं सिर्फ तनकीद करूँ, लेकिन ये आर्टरी एक्चुअली इतनी मेन आर्टरी आपकी है कि शाहरा फैसल है, और उसके बाद ये है जो मैं समझता हूँ कि कराची की मोस्ट बिजिएस्ट जो है वो रोड्स हैं दोनों। अगर वहाँ आप थोड़ा सा भी काम करेंगे ना तो तकलीफ इन एनी केस होगी लोगों को। सही। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। अभी उन्होंने जनवरी की डेट दी है, पहले तो खैर 2016 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि जनवरी में हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ जो एक येलो लाइन थी, ऑरेंज लाइन, जिसका नाम हमने फिर अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कर दिया था, वो इसके साथ आगे कनेक्ट होनी है, तो वो हम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो वो जो औरंगी टाउन के लोगों को तकलीफ हो रही है वो मुकम्मल हो जाएगा। और क्योंकि आप एम.ए. जिन्ना रोड की बात कर ही रहे थे, और सोल्जर बाजार का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके अंडर नहीं आता उस रोड को बेहतर करना? नहीं, वो है बिल्कुल, वो आपके अंडर है, तो वो कब फिर बेहतर होगा? वो रोड भी तो मैंने अभी आपको बताया कि हम हर साल मुख्तलिफ सड़कें जो है वो लेते हैं। इसका नंबर किस साल आएगा? नहीं आएगा, अभी इस वक्त जो है ना, लियारी की 12 मेजर रोड जो हैं वो टेकअप की हुई हैं। उस पर एक पे तो कारपेटिंग 2 दिन पहले हो गई, एक पे कल हो रही थी, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे आके उसको रुकवाया, उनके कुछ और इश्यूज़ थे, वो कहते बल करें। अब रमज़ान की वजह से अगर आप लियारी में देखें ना तो सड़कें ऐसी हैं कि हम उनको बंद कर नहीं सकते। रमज़ान में डेफिनेटली ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है, तो वो रमज़ान की वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा उसमें। तो वो 12 मेजर सड़कें जो हैं लियारी की वो इसमें वो सड़क भी जो शू मार्केट वाली सड़क है जो कई टाइम से कई माह से निश्तर रोड की बात अगर आप अरेंजोड़ लाइन की तरफ से जा रही है, निश्तर रोड एक है वहाँ जो, अच्छा वो वही अच्छा उसका भी पता है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो सड़क वो ठीक थी, वहाँ पर लोग बुक करते थे। हुआ ये कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी, तो उसमें उन्होंने एक तो ग्रीन लाइन भी लिया और उसके अंदर कुछ सड़कें भी उन्होंने ली। एक तो मंगो पीर की सड़क है जो आती है पुराना गोली मार्ग की तरफ, वो फेडरल गवर्नमेंट की उसमें बन रही है। ये निश्तर रोड भी उसके अंदर शामिल थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि निश्तर रोड एक दिन आके खोदना शुरू कर दी और बगैर हमें बताए हुए वाटर बोर्ड को या किसी को, तो अगले दिन क्या हुआ कि वाटर की और सीवेज की सारा सिस्टम उन्होंने डैमेज कर दिया। वो अचानक से जी वो मीडिया पे आ गया, अखबारों में आ गया, शोर पड़ गया। मैं खुद वहाँ पे गया और जाके मैंने देखा, वो नज़र आ रहा था कि सारा बर्बाद हो गया। फिर उनको बुला के बिठा के उनसे मीटिंग कराई, तो इंटरेस्टिंगली PTI ने वहाँ मेरे खिलाफ मुजाहरा कर दिया। तो फिर उनको बुला के उन्हें बताया कि तुम ही कर रहे हो, तो मेरा कसूर नहीं है।
मैंने तो जाके बिठा के लोगों को रिजॉल्व करवाया कि भाई आपने जो तोड़ा है इसको ठीक करो, तो वो उस पर काम हो रहा है, वैसे उस पर भी हो रहा है काम। ये अच्छा, वैसे तो ना पूरा जो हमारी टीम है वो ये कह रही है, इनसे पूछें कि ये चीज़ें इतनी स्लो क्यों जा रही हैं, तेज़ क्यों नहीं हो रही। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये इतनी तसल्ली के साथ, इतने तहम्मुल के साथ और मुश्किल तरीन हालात में भी आप लोग बात कर लेते हैं, ख़ासतौर पर आपको मैंने गुस्से में भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा भी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपके पास सुपर फार्मूला है मुसलसल पॉजिटिव रहने वाला, इसके लिए जो आप कोशिश करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए इसके बारे में। देखिए, ये आसानी से कैसे कर पाते हैं? मैं एक तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो ना बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट, समझता हूँ कि आप आसानी से बात कर सकते हैं। अच्छा, लगता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन सुन ली जाती है आजकल? आप जो भी आपकी टीम कह रही है ना, सख्त से सख्त बात कह रही है, आप पूछें मुझसे। अच्छा, और मेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि अगर कोई चीज़ गलत होगी मैं उसको एडमिट करूंगा कि ये गलत है, अगर मेरा कसूर होगा मैं मानूंगा कि मेरा कसूर है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई सुपरमैन है कि हम कोई गलती कर नहीं सकते हैं या कोई फरिश्ते हमसे कोई गलत काम हो नहीं सकता है। गलतियाँ हो जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, लोगों को तकलीफ हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी है। अगर एक काम 6 महीने में होना था, 6 महीने में नहीं हुआ तो क्या हम छोड़ तो नहीं देंगे उसको? अगर उसको 8 महीने भी लगने तब भी हमें करना है। तो मसाइल बेशुमार होते हैं, कोशिश करते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं किस तरह सुकून के साथ जवाब देते हैं, तो एक तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ठीक हो, और जो आती है वो लोग भी मुझे जानते हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर मेरी वो आदत नहीं है कि मैं डिफेंड करूँ किसी को जाके। अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर उसको मैं सज़ा भी उस हिसाब से दूँगा। तो चीज़ें ठीक मालूम होती हैं, वो बता देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। अब वो कुछ लोग तस्लीम कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी। पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा सुन ली जाती है, ये फरमाइएगा। देखें, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, मैं बहुत आम सा आदमी हूँ, आम से ख़ानदान का आदमी हूँ। अगर मैं इस मकाम तक पहुँच गया हूँ तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसके बाद मेरी पार्टी लीडरशिप की मेहरबानी है, ठीक है नहीं? मैं अगर वो मुझे कुछ भी ना देना तो मैं उसी तनख्वाह पे काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर वो वज़ीर ना बनाए, मुझे वो सेनेटर ना बनाए, मुझे वो MLA ना बनाए, MP ना बनाए, तब भी मुझे कहेंगे नहीं काम करते रहो, मैं करता रहूँगा, मेरे काम में फ़र्क नहीं आएगा। ये उनकी मेहरबानी है कि मुझे बनाते हैं और वो सुनते भी हैं। और पीपल्स पार्टी की खासियत और ख़ूबी यही है कि हमारी लीडरशिप के एक तो गर्दन में सरिया नहीं है, बड़े हम्बल हैं, सुनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमारी राय होती है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो कम से कम इतना हमें स्पेस ज़रूर मिलता है कि हम अपनी बात रख लेते हैं सामने। अब वो देखें, ये बिल्कुल मैं वाज़ेह इस बात का हूँ कि जी फैसला करना लीडरशिप का काम है। जो वो कहेंगे, मुझे बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने उसको फॉलो करना है, लेकिन जो मेरी राय होती है मैं रख देता हूँ सामने कि जी ये मेरी राय में ये चीज़ ठीक नहीं, इस तरह होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि मेरी राय ठीक हो, सही, क्योंकि जो हमसे ज़्यादा ऊपर लीडर होते हैं उनका जो व्यू होता है वो ज़्यादा सही है। राय की बात अब करें तो अवामी राय भी हम ज़रा शामिल करेंगे यहाँ पर, जो मसाइल को लेकर है, यानी टूटी फूटी सड़कें हों, उबलते गटर हों या गंदगी के ढेर हों। तो कराची के शहर से सवाल किया गया कि जो तमाम मामलात यहाँ पर, आप इससे कितना परेशान होते हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तामीराती काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा बारी बारी करें। एक साथ अगर तमाम सड़कें खोद दी जाएंगी तो इससे हमें दिक्कत होगी। शहरियों ने क्या कहा, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। खुदाई का बोल रहे हो, खुदाई अगर एक जगह पे आप काम शुरू कर रहे हो, एक जगह से करो, अब पूरे कराची को आपने खोद दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि खोदेगा तो लोगों का खांचा बनेगा ना। पूरा शहर इन लोगों ने खोद दिया, इसके पीछे वाला बैक साइड वाला रोड भी उन्होंने खोद दिया है, और कुछ भी यानी कि कोई सेटिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है। खाली उन्होंने ये लिख के लगा दिया है कि तकरीब के लिए माजरत। तकरीब के लिए माजरत कैसे? इसको 1-1.5 साल होने वाला, पूरा रोड खोद दिया है। कॉलेज के लिए परेशानी हो रही है, आने वाले लोगों के लिए परेशानी हो रही है, ऑफिस से छुट्टी होती है, जाते जाते अब ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। गवर्नमेंट को जा जगह भी नज़र आ जाए तो वो ये लोग खुदाई करता है। अभी ये देखो, यहाँ भी खुदाई हो रहा है, पूरा कराची, ये जगह नहीं है, सिर्फ पूरा कराची में खुदाई हो रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले एक रोड बना दें तोड़ के, फिर दूसरा बना दें, फिर तीसरा। अब आप सारे पूरे कराची को खोद देंगे, उसके बाद एक साथ कोशिश करेंगे कराची को बनाना, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। आपने शिकवा भी सुन लिया शहरियों का। अच्छा, एक शहरी ने कहा कि खांचे होते हैं आपके। देखिए, अब बात यह है कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा, अगर मेरा हो भी तो आपके सामने बैठ के कहूँगा कि है, मैं तो कहूँगा कि नहीं है ना। इसका बेहतर हल और बेहतर तरीका ये होता है कि भाई आप थोड़ा सा डिग आउट करें चीज़ों को। अब देखें, अगर कोई मेरे मुतालिक आपको चीज़ मिले तो आप पता करिए। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अकेला किसी जाके कोई लेके आ जाता हूँ, पूरा मैकेनिज्म है ना भाई, सिस्टम है, हज़ारों लोग समझने की कोशिश करें। देखें, हज़ारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं।
भाई कहीं ना कहीं कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कहीं ना कोई मेरी पार्टी का मुखालिफ भी होगा, कहीं कोई और बेशुमार इदारे भी काम कर रहे हैं, खांचे होंगे, लेकिन इल्जाम आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें छुपती नहीं है। सही है, छुपती नहीं है ना ये चीज़ें, कहीं ना कहीं से आप जाके आप तय कर लें कि जी हमने सईद गनी के मुतालिक चीज़ें निकालनी है, आप जाएं, अगर होंगी तो निकलेंगी, आप निकलेंगी, छुपती नहीं है ना बातें, पता चल जाता है। आम आदमी कैसे करेगा? आम आदमी तो आपसे सवाल ही करेगा ना, जब उसका काम नहीं हो रहा, जब वो मुसलसल सफर कर रहा है, 6-6, 8-8 साल से सफर कर रहा है, फिर तो वो ये कहेगा ना कि ये खांचे भी हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकता, फिर आम आदमी क्या करे? वो आम आदमी साबित नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास जो जर्नलिज्म में कुछ लोग हैं जिनका काम ही होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो पीछे लगे रहते हैं लोगों के पता कर चलाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आज वो ज़माना नहीं है कि भाई आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग इतने बशऊर हो गए हैं, जाते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। मैं तो असेंबली में खड़े हो कहता हूँ, अच्छा अक्सर ही ऑपोजिशन खड़े कहती है फ़लाँ डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है। मैं कहता हूँ मुझे भी पता है, लेकिन भाई अगर मुझे पता है कि ये ए आदमी जो है वो पैसे ले रहा है, तो मैं सिर्फ इस अपनी मालूमात की बुनियाद पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके पास मालूमात है, आप मुझे बताइए कि किसने किसको दी है, मुझे एक दरख्वास्त तो देना, मैं उस कोई चीज़ तो मेरे पास हो जिसमें मैं इनिशिएट करूँ कोई कार्रवाई उसके खिलाफ। मेरे पास जहाँ से अगर किसी ने एक फ़ोन कॉल मुझे टेप करके दी जिसके खिलाफ आई, मैंने कार्रवाई कर दी, फ़ोन कॉल की बुनियाद पर भी की है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ ये कह देंगे जी करप्शन है, इसका कोई हल मेरे पास नहीं है, मुझे पता भी हो ना कि कोई ले रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक आम शख्स से कैसे पूछेगा, वो रक्शे वाला हो, फालूदे वाला हो, या कोई छाबड़ी वाला हो जिसके अपने अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो किससे पूछेगा? वो अगर किसी से पूछ लेगा तो कितने महीनों का केस है, वो लटक जाता है। वो तो अलग एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, FIA कर रही है तहकीकात, अब उसमें हम जाएंगे तो आपका 1.5 घंटे का उसी में खत्म हो जाएगा। और मैं आपकी तसल्ली इस पर भी करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, जिनकी तसल्ली करानी उनकी तसल्ली कराएं, मेरी ना कराएं। नहीं, उन्होंने तो तसल्ली करनी नहीं हमारी उसमें, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, चूँकि मैं कोई इस तरह के बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने जब पता किया तो ये इस मुल्क के बड़े से बड़े जितने बिजनेसमैन हैं वो सारा ये काम करते हैं, इस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर तो साबित हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है। लेकिन अगर ये कहते हैं ना कि कोई और करता है, नहीं बिजनेसमैन करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। बात ये है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के अकाउंट्स अगर ये हैं, हम जवाब दें, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी XYZ के अकाउंट हैं, मेरा कोई दोस्त है, उसने कोई अकाउंट बनाए हुए हैं, मेरी उसके साथ कोई लेन देन है, मैं उसका, हमारे इस केस में यही तो हो रहा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जी उनके अकाउंट से पैसे आपके पास आए हैं, ये इल्ज़ाम है ना। यार अगर मुझे पता हो कि अकाउंट किसी का फेक अकाउंट है तो मैं पागल हूँ, मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करूँगा? मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। तो हमें तो नहीं पता था ना कि क्या चीज़ें ये हैं, लेकिन अब तो हम बहरहाल फंसे हैं, उसको मुंह दे रहे हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क में है। हमारा सिर्फ जो एतराज़ है वो ये है कि भाई अगर किसी एक सो कॉल्ड फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होना जुर्म है तो फिर सिर्फ हम मुजरिम क्यों हैं? फिर पूरे मुल्क में देख लें, जिस के अकाउंट से जिसके अकाउंट में गए सबको एक ही तरह ट्रीट करें। यही हो रही है कि आप अपनी पार्टी देखें और फिर उसके बाद में आप ये दलील देखें कि जी दूसरे भी तो कर रहे हैं, फिर तनकीद यही हो रही है। नहीं, सॉरी, मैंने आप अपनी बात नहीं, सॉरी, मैंने नहीं। देखिए बात ये है कि अगर इस मुल्क में एक कानून है, एहतसाब का कानून है ना, ठीक है, उस कानून में ये तो नहीं लिखा कि पीपल्स पार्टी का होगा तो तुम उसको इस तरह ट्रीट करना और PTI का होगा तो तुम उसको इस तरह ट्रीट करना, ये तो नहीं लिखा ना, नहीं लिखा हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई शर्जील मेमन पे अगर आप नैब का कोई कानून लगाते हो, वही कानून अलीम खान पे लगा दो, वही कानून अलीमा खान पे लगा दो, वही कानून जहांगीर तरीन पे लगा दो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप जहांगीर तरीन के लिए पैमाना डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, PTI के वजीरों के लिए पैमाना डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी के लिए डिफरेंट करेंगे, फिर मेरा सवाल सिर्फ ये और मेरा एतराज़ ये है कि भाई कानून एक, मुल्क एक, आइन एक, इदारा एक, तो हम डिफरेंटली क्यों ट्रीट होते हैं? और इस पे क्या एतराज़ है किसी को? भाई आप कहते हैं आप क्यों करते हैं, आप तो बेगुनाह है। भाई बेगुनाह तो फिर बाकियों को फिर उसी तरह करो ना, ताकि मुझे ये गिला ना हो, मुझे ये मौका ना मिले कि मैं ये बात कर सकूँ। अच्छा, अब आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी अच्छी तालीम है, सेहत है, और अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता? देखिए ये बिल्कुल आपका बहुत, मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात तो बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ अच्छी सड़कें नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लोगों का हक है। लेकिन आप प्रायोरिटाइज तो करेंगे ना कि लोगों को पहली क्या चीज़ मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ मिसाल दे दूं कि एक गांव है थरपारकर का जिसमें 58 स्कूल हैं और वहाँ पर 1 या 2 होने चाहिए। जितनी आबादी है थरपारकर, आप अगर कभी गए हों
तो बहुत स्कैटर्ड है, और उसकी आबादी अगर एक गांव आपको 50 घरों का मिलेगा तो उसके बाद बहुत 30 किलोमीटर बाद 50 किलोमीटर बाद 40-50 घरों का गांव एक और मिलेगा आपको, ठीक है। आप उसको उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते जिस तरह आप किसी अर्बन एरिया को कर सकते हैं। एक गांव के अंदर 57 स्कूल बना दिए गए, हमारे दौर में नहीं बने, हमसे पहले दौर में, उनसे कोई नहीं पूछता है। अब उन 57 स्कूलों को अगर हम चलाना चाहें तो हम चला नहीं सकते, इसलिए कि ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 चलाएंगे, जब 2 चलेंगे तो 55 हो जाएंगे बंद। फिर सवाल आता है कि 55 स्कूल जो है बंद हो गए। ये नहीं पूछते लोग कि क्यों बंद हुए। मैं थोड़ी सी तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड उसका बता दूँ। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में हमारे पास हज़ारों यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, हज़ारों हैं, लेकिन कैंसर का इलाज, दिल का इलाज, गुर्दे का इलाज या और इस किस्म की जो बीमारियां हैं जो बहुत महंगी हैं, जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने कोशिश की और फोकस किया। आप हमारे 2008 की हुकूमत से पहले भी देख लें, 2008 की हुकूमत के बाद आज भी देख लीजिए। आज इस सूबे के अंदर जो हेल्थ का वो NICVD का तो बताते हैं, वो तो सब लोग मानते भी हैं कि हमने किया है। SIUT को हम जितनी फंडिंग करते हैं, जिस तरह उनको हम फैला रहे हैं पूरे सूबे के अंदर, 3 साइबर नाइफ्स वो भी कर रहे हैं। अभी ओझा के अंदर जो है वो बोन नैरो का पहली मरतबा हुआ है। NICH का अभी आपने खुद रिसेंटली शायद लास्ट वीक में किया, एक बच्ची का आपने दिखाया कि उसको हमने ठीक किया है। तो जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं हमने उनको बहुत इम्प्रूव कर दिया है, उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत पैसा हमने लगाया है। तो कराची है ना सर? नहीं, देखिए बात ये है कि जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पहले तो शुरू वहीं से करेंगे ना आप। इंडस हॉस्पिटल प्राइवेट है, लेकिन हम उनको पैसे देते हैं ताकि वो लोगों का फ्री इलाज करें। आपका NIBD जो है कैंसर के मरीजों का इलाज करता है, हम उनको पैसे देते हैं कि लोगों का मुफ्त इलाज करें। LRBT को हम पैसे देते हैं ताकि लोगों का मुफ्त इलाज करें। तो जो लोगों का ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, जिसपे लोगों की जान चली जा सकती है, जैसे कि HIV, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, HIV का अभी जो हुआ है उस पर वो बड़ी ख़तरनाक बात है कि वहाँ कोई डॉक्टर साहब थे, या डॉक्टर थे भी या नहीं थे, बहरहाल डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने वहाँ पर सिरिंजेस इस तरह से इस्तेमाल की या कुछ किया। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वजह सामने आ गई कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब तो ये कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद नहीं, हम तो और शहरों में भी जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो डॉक्टर वाली बात है, इसमें एक्सपर्ट तो इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल मुझे नहीं पता। मैं चूंकि एनीवेज इन्वेस्टिगेशन उस पर डॉक्टर खुद भी इसको, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी लीडरशिप की तरफ से बयान आएगा और कुछ ना कुछ आप लोगों की टॉप लीडरशिप की तरफ से कहा जाएगा। कल इस पर जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया असेंबली में, और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अभी बात यह है कि ऑफ द कफ में सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ कि ये हुआ, क्योंकि पता नहीं है, लेकिन ये है बड़ी ख़तरनाक बात। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद नहीं होगी, खुदा ना करे ये पाकिस्तान के बहुत सारे 23 बड़े शहरों की हमने कल बात की थी। सर एनीवेज ये टॉपिक्स तो हैं जिसमें हम बात करें। PM साहब हमेशा कहते हैं, बल्कि बार बार कहते हैं घबराना नहीं, और वाउडा साहब ने कल कहा था कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल भी होगा ना तो हम खरीदेंगे सर, आप खरीदेंगे, और आप घबरा तो नहीं रहे। लोगों का दिल जल गया इसके बाद। देखिए एक बात ये है कि कितनी महंगाई हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लोगों को ऑप्शन तो नहीं है ना। वाउडा साहब ठीक कह रहे हैं, प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप ये कहें कि जी दूध जो है वो 300 रुपये लीटर हो जाएगा, तो क्या लोग ख़रीदना तो नहीं छोड़ेंगे ना, अपनी वो इस्तेमाल कम कर देंगे। ज़ाहिर बच्चों को दूध भी देना होता है और भी इस्तेमाल किया। सब्ज़ी अगर महंगी हो जाए तो क्या करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे बेचारे। ज़िंदा रहने के लिए जो कंजम्पशन है वो तो है। अब ये कहना कि लोग ख़रीद लेंगे, लोग तो बेचारे शायद 500 में भी ले लेंगे, लेकिन क्या 500 रुपये देना कोई जायज़ बात है उनको? और ये मैं इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर 100 अरब रुपए खर्च करके आप मेट्रो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर सालाना बिलियंस ऑफ रुपीज़ की आप सब्सिडी देते हैं, ठीक है लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, लेकिन जितने लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है उतने पैसों में आप लोगों को अच्छे स्कूल्स दे सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स दे सकते हैं, प्रायोरिटीज़ की बात ये है कि हमारे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनको अच्छा इलाज मिले। जरूरत इस बात की है कि तालीम, ये सबसे पहले जॉब्स वो भी इम्पोर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जॉब्स देखें, हम तो खैर हमेशा इस बात पे बड़े बदनाम रहे हैं कि हम नौकरियां लोगों को देना बहुत ज़्यादा दे देते हैं और कुछ गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, बंदों को दिया करें तो ये कहते हैं। नहीं गलत है ये, देखें गलत है, ये बहुत गलत है। अभी वो कंवर नवीद साहब हैं, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे सीनियर इनके पार्लियामेंट, उस उन्होंने असम्बली में एक लिस्टें बताई, कहने लगे जी कराची में लोग भर्ती में, इसमें एक भी कराची का नहीं। अब मैंने सोचा उनसे पूछूँ कि भाई कराची वाला आप मानते किसको हैं? अगर आप मानते हैं कि जो कराची का रहने वाला है वो कराची का है, तो मैं आपको बताता हूँ कितने हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी उर्दू बोलने वाला कराची का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितने हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ MQM का जो आदमी है वो कराची का है, तो मैं आपको वो बताने को तैयार हूँ कि कितने हैं। ये इस तरह की बात करना बहुत गलत है। आप देखें, अगर मुझे भी वो कराची का नाम माने ना, तो मैं तो कहता हूँ मेरे से ज़्यादा कराची वाला कोई है नहीं,
मेरी तो पता नहीं 7-8 नस्लें पैदा हो गई। कराची में रह रहे हैं वो कराची वाला है। नहीं, बदकिस्मती से वो हमारे दोस्त नहीं मानते हैं ना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं उर्दू बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी 8-10 पुश्तें यहाँ पर हैं, मुझे पता नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं। हमारा कोई रिश्तेदारी मेरे दादा की कराची से बाहर है नहीं। अगर आप मुझे भी कराची का नहीं मानेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ भाई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है? नहीं, इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि उसको डेवलप करने की जरूरत है? बिल्कुल है। आप लोगों को फिर उसके बाद ये तो नहीं होगा आपकी तरफ से भी झूठ चल रहा होगा? नहीं, लेकिन देखिए ये अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि एक तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी लीडरशिप की तरफ से ये कभी भी नहीं हुआ कि अगर कोई मैं बदतमीजी करके आऊँ तो मुझे शाबाशी दें। डांट ज़रूर पड़ती है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको अगर वक्त है मैं आपको 2 सिर्फ छोटी चीज़ें बता दूँ। बस सिर्फ 20 सेकंड है। मैं सिर्फ छोटी बात बताऊँ। और मेरा एक सवाल भी था। हमजा शरीफ का एक मतलब कोई इशू चल रहा था, हम बड़ी लड़ाई थी हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसको एक्सप्लाइट करना चाहिए। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा नहीं, ये पर्सनल इशू है, हम इस पर नहीं पढ़ेंगे। एक मरतबा मरीम नवाज साहब के मुतल्लिक़ कोई इस तरह के इशूज़ चल रहे थे, कोई बात हुई, बिलावल साहब बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं हम इस पर नहीं जाएंगे, ये हम और पॉलिटिकल इशूज़ पर नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क है। IT की वजारत आपको मिलेगी, आप लेंगे? मुझे तो जो दे देंगे मैं ले लूँगा। अगले भी यही कर रहे हैं, जो मिल रहा है। नहीं देखिए, मैं सच्ची बात तो मैंने पहले आपको कहा ना, मैं तो जो पार्टी कहेगी काम करो, बस करने जितना होगा करने की कोशिश करेंगे। भले उसके बारे में पता नहीं हो। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि अगर साइंस का वजीर होगा तो उसको साइंसदान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पता हो। देखिए बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंट वो चलाते हैं, हमारा काम उसके एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता है, पॉलिसी देनी होती है और उनको उस पर चलाना होता है। सही, थैंक यू सो वेरी मच सर साहब। मुझे टाइम बड़ी तेजी से गुजर गया। आप क्विकली हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बहुत क्विकली आगे चलना पड़ेगा। साबरी ख़ानदान बड़ा ख़ानदान और इसकी रिवायत को कौन कायम रखे हुए है, कौन आगे बढ़ा रहा है, इसके चश्म चिराग हमारे साथ हैं। अफजल साबरी साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साबरी साहब, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमको खुद बहुत अच्छा लगा, हमने बड़ा इंतज़ार किया आपका। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद इंतज़ार करवाएंगे या नहीं? प्लीज़। पता है क्या, वो मैं चाहती थी कि आप एक नात हदिया फरमा देते और ये कह रहे थे कि हम धो जाते। आप बताइए। जी मैं अभी ऐसा कलाम पढ़ूँगा तो अल्लाह की बारगाह में दुआई कलमात हैं, और वो कलमात हैं कि जो हर मुसलमान इस वक्त चाह रहा है कि ये 2 दिन जो हैं किस तरीके से इस शहर में गुजरे, अगले 2 दिन जो है वो मदीने में गुजरे। तो अल्लाह ताला से ये सदाएं बुलंद करेंगे। ने इसको तरतीब दिया है जिस तरीके से, लेकिन वो कलाम इतना बुलंद है उसको किसी भी सांस की जरूरत नहीं है। नहीं है हुस्नी अमल पास आंसू के सिवा, चला हूँ लेके मोती दरे नबी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। इलाही कोई ऐसा, अल्लाह से दुआ है, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। उधर रसूल पे अपना, उधर रसूल पे अपना सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। ओ इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई, इलाही
इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई। मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजार हो जाए। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, बस मदीना 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 मदीना, अरे हो मदीना 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 मदीना। उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। मदीना मदीना मदीना। ये कलाम के लिए घंटे तक जाता है। जब आप कहेंगे तो मैं इसको रोक के वाइंड अप तक जाऊंगा। एक शेर और पढ़ता हूँ इसका। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। इश्क अहमद में यूं मौत आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। इश्क अहमद में यूं मौत आए। धूम से निकले मेरा जनाजा, धूम से निकले मेरा जनाजा। हो मेरी मैयत मदीने को जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। इश्क अहमद में यूं मौत आए। इश्क रसूल पाक मेरी जिंदगी रहे। मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में। धूप से निकले मेरा हो मेरा जनाजा। असल में कव्वाली जो है वो कव्वाली लफ्ज़ों की तकरार का नाम है। कव्वाली कौल बयान करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला। तो ये चलती रहेगी 2 घंटे हो जाएंगे, ये मिसरा ख़त्म नहीं होगा। मैंने मुख्तसर करके आपके सामने पेश किया। आपसे कुछ बात भी करना चाहेंगे जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सिलसिला जो है वो चलते रहना चाहिए, लेकिन ये फरमाइएगा मेरे पास ना बहुत थोड़ा सा टाइम है और बहुत प्यास बाकी रह गई। ये अब ये ऐसा तो नहीं है कि जी चूंकि मेरे बड़े कर रहे थे इसलिए मुझे भी कव्वाली करनी है, इससे प्यार अलग है आपका? ये बड़े करते थे, जिस काम को हमें आता है हमें वही करना चाहिए। अभी हमने जो सुना या सोचा या समझा, अगर हम बगैर पढ़े करेंगे तो बगैर समझे करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते। मैंने अभी जो 2 जुमले 3 जुमले जो अभी आपके सामने पेश किए, आपने कहा हम पढ़े, आपने कहा नात बना दीजिए। और असल में कायनात में जो भी तारीफ़ है ना वो नात है। अल्लाह ने कायनात बनाई है अपने महबूब के लिए। बस सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और रमज़ान में हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, फिर बुलाएंगे। तो ये प्यास बाकी है, हम इसका ख्याल रखेंगे। ब्रेक ले रहे हैं क्विकली हम।
हाजिर है ब्रेक के बाद। और मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ कि मैं हर वक्त मोबाइल में ना फंसी हुई नहीं रहती। आप क्या कर रहे हैं? हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता आपके? नई ऐप है, वो डाउनलोड की थी, चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग है? yes. आप कर सकते हैं। क्या है ये? क्या कर रहे हैं? मुझे भी बताएं, क्या ऐप है? ज़ैप बड़ी नामी की ऐप है, ये पाकिस्तानी नौजवान ने तैयार की है। व्हाट्सएप की टक्कर की एप्लीकेशन है ये, बल्कि उससे अच्छी एप्लीकेशन है। मैं भी इसके फीचर्स चेक कर रहा था, आपसे तसल्ली से शेयर करेंगे इसके फीचर्स कि प्राइवेसी का ख्याल किस तरीके से रखा गया है। क्योंकि आजकल इसमें खास तौर पर यह ख्याल रखा गया है, और क्योंकि आजकल बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी के मामलात का, इसीलिए इस ऐप में इस बात का ख्याल रखा गया है। और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैंने अभी डाउनलोड की थी कोई आधे घंटे पहले और मैं इसको अब सीख चुका हूँ। मुनफरिद बात यह है कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये सबसे दिलचस्प बात है। तो हम तसल्ली से जरा पूछेंगे कि ये AR आखिर कैसे है, और एंड्रॉयड हो या एप्पल ये एप्लीकेशन दस्तयाब है। तो ये हमने आपको बता तो दिया, लेकिन अभी जिसने ये ऐप बनाई है हम उनसे बात करेंगे। उनको ही मैं कॉल मिला रहा हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही यार। अगर आपको आवाज आ रही है तो कॉल अटेंड करें। मुझे समझाएं, सिक्योरिटी प्राइवेसी व्हाट्सएप से ज्यादा इसमें इसका ख्याल रखा गया है? यस, ये बातें ये क्या? नहीं बातें नहीं है, ये इसमें वाकई ख्याल कुछ लगा है मुझे। स्पेशली अगर आपने अपनी कोई डिस्प्ले पिक्चर लगाया, आप चाहते हैं वो डिस्प्ले पिक्चर ना किसी को दिखाना चाहें तो आप उस पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे तो किरण ये ना कि आप प्राइवेसी इस तरीके से लगाएंगे कि अगर मैं पिक्चर देख सकता हूं और बस और कोई नहीं देख सकता तो वो एक मामला है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि यार मैं देख लूं, घर लेकिन फुप्पो ना देख सकें या कोई खास दोस्त ना देख सकें। प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे तो जो व्हाट्सएप का फीचर है ना वीडियो कॉल वाला, और उसके अंदर फिर कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मुझे वो फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर वो तो नहीं होगा इसमें? नहीं वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल भी है, और वीडियो कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने ट्राई की थी आज सुबह कि वीडियो कॉल कैसी यहाँ पर होती है। तो एनीवेज इस ऐप से मुतालिक की मजीद बात करें, माजिद जो कि ऐप डेवलपर है, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से। वेलकम टू नादिन। आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी ये ऐप व्हाट्सएप से कितनी मुख्तलिफ है, कौन कौन से फीचर्स हैं, जरा डिटेल्स हैं बताएगा। वैसे आप मेरी कॉल अटेंड नहीं की, अच्छी बात नहीं है। कैन यू हियर मी शोएब? आई कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके ग्रेट। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके इधर ऑफिस में मेरे कुछ सिग्नल्स के इशू आ रहे हैं। मैं टेक्निकल लगा दो, हमारे ऑफिस पे डाल दो, ये वाईफाई दे दें। या जैसे मैं आज कॉफी मिली आपको वाईफाई में उम्मीद है मिल जाएगा। एनीवेज सुबह मैंने आपने बात की थी, तो इट वाज प्रीटी नाइस टॉकिंग टू यू ऑन दैट। सो टू बिगिन ऑफ, इट्स गॉट ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स जो आपको व्हाट्सएप में मिल जाते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी पे जो आपने बात की, दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा इसमें ये जो प्राइवेसी की फीचर है कि अगर आपके फ़ोन बुक के ऊपर, जो पाकिस्तान में अक्सर लोगों के घर की पिक्चर्स का इशू होता है, तो आप अपनी मर्जी से हर किसी के लिए डिफरेंट पिक्चर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल औरतें हैं घरों पे, वो अपनी पिक्चर्स अपने घर वालों के लिए सेपरेट सेट कर सकती हैं। अगर किसी के पास उनका फ़ोन नंबर चला जाता है तो उस पर भी ब्लॉक लगा सकती हैं। फिर फैमिली के कुछ लोग होते हैं, या जिस तरह फ़ोन पे दर्जी या ड्राइवर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनको आपकी पिक्चर नज़र आए या उनको कुछ और नज़र आए, आप हर किसी के लिए सेपरेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्राइवेसी कंट्रोल हमने आपको दिया है ताकि आप अपनी एटलीस्ट डिस्प्ले पिक्चर्स पे बहुत सारे मामला हमारे रीजन में बिलखुसूस प्रॉब्लम दे देते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने इस पे प्राइवेसी पे काफ़ी कंट्रोल्स दिए। अच्छा, अभी तक किसी और ऐप में इतने डिटेल में नहीं। सही। जो मुझे इसमें एक मसला नज़र आया, वो ये नज़र आया कि अगर मैं ऑडियो नोट आपको भेज रहा हूँ या किसी को भेज रहा हूँ, उस वक्त अगर मुझे कोई कॉल करता है तो वो कॉल कनेक्ट नहीं होती। इसको एड्रेस क्यों नहीं किया? व्हाट्सएप पे तो ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखें, अभी तो हमारे सिर्फ सफ़र की शुरुआत है। अभी तो हमने 1 महीना पहले इसको एंड्रॉयड के ऊपर हमने लॉन्च किया है, और ऑफ कोर्स एक टाइम लगेगा, एंड हम लोग अभी दिन रात उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, दिन ब दिन इस पर इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। द गुड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग अच्छे हमें एक्टिवली फीडबैक दे रहे हैं कि यार इसमें ये चीज़ें अभी आप नेक्स्ट लाएँ। सो हमारे के लिए 4-5 महीनों में आपको काफ़ी और नई इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि AR ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एक नया फीचर है, ये हमने किसी और एप्लीकेशन में नहीं देखा। हाउ डज इट वर्क और ये कितना मददगार होता है यूजर्स के लिए? अच्छा, इसमें आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छा बता देता हूँ कि इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको भी इस दूसरे कैमरे पे व्यू दिखा दूँ, मेरा एक दोस्त है कहीं आगे पीछे चल रहा है और अपनी लोकेशन शेयर करना चाहता है, तो और वो सबको नहीं बताना चाहता कि वो कहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ मुझे बताना चाहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वैसे वो मुझे अपनी पिन शेयर कर सकता है, लेकिन अगर आपको मैं ये दिखा दूँ यहाँ से, जी, तो इस तरह उसने मुझे अपनी पिक्चर लोकेशन भेजी। अब उसने सिर्फ मुझे भेजी है, ये सिर्फ मुझे व्यूएबल है। तो मैं यहाँ से देखूंगा वो मैप पे है। अब मुझे मैप पे समझ नहीं आ रही कौन सी गली है, कौन सी लोकेशन है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पिन करके
उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में देख सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त यहाँ पे इतने किलोमीटर दूर यहाँ पे अगर आप कैमरे को भी दिखा दें। अब मैं जी वो कैमरे को थोड़ा सा, कैन यू सी इट नाउ? सो अब बिल्कुल जिस तरह गेम्स के अंदर होते हैं रेडार, उस तरह आपको पता चलता रहेगा एक छोटे से पॉइंट से कि मेरा दोस्त कहाँ पे है। और मुझे अब यहाँ पे सामने बिल्कुल सीन पे नजर आ गया कि ये मेरा दोस्त यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इधर खड़ा हुआ है। सो मैप्स में अगर मुझे समझना है तो मैं यूँ अपना प्रॉपर मोबाइल का कैमरा ऑन करके दोस्तों को लोकेट करके देख सकता हूँ, और ये सिर्फ मुझे शेयर्ड है। तो इसी तरह इसमें हमने प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है कि आप सिर्फ जिससे शेयर करना चाहेंगे लोकेशन, जब करना चाहेंगे आप सिर्फ तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपनी लोकेशन नहीं शेयर करें। कैन यू क्लियरली सी इट नाउ? आई थिंक यू आर हैविंग लिटिल, अब आ रहा है थोड़ा नजर। ओके, इसमें नजर आ गया कि ये है स्टूडियो का माहौल। आप स्टूडियो में कहाँ बैठे हो, कैमरे के सामने वो कोई लोकेट कर पाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। सो बताइए आप क्या कह रहे हैं पहले। इस तरीके से यू कैन प्रोबेबली सी कि आपके दोस्त कहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल मोबाइल के गेम के रेडार्स के थ्रू। फिर इसी तरह आप इसमें जाके देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द ATMs कहाँ पे हैं, पेट्रोल पंप्स कहाँ पे हैं। सो इंस्टेड अगर आपको मैप समझ नहीं आ रहा, गाड़ी चलाते हुए आपको समझ नहीं आती, आपको नए शहर पे हैं, कहाँ लॉन पे लोग डुल रहे हैं, एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ना जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मैं चाहती हूँ अलावा फैमिली के कोई व्हाट्सएप ग्रुप, उसका कोई नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, बाकी सब बंद होना चाहिए, सिर्फ फैमिली के बारे में मुझे पता चलता रहे। वो जो 1920 मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आते हैं ना, उससे मेरी जान छूटे। ऐसा कुछ है आपके ऐप में? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये अगला हमारा यही सबसे इसका बड़ा पॉइंट था कि ग्रुप्स में आपकी होती है, बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप कंट्रोल कर सकते हैं आपने किस ग्रुप का पार्ट बनना ही नहीं बनना। सेकेंडली, आप सब ग्रुप्स को खामोश कर दें। आप सिर्फ एक फैमिली वाले ग्रुप को फॉर एग्जांपल ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ फैमिली के ग्रुप से नोटिफिकेशन आएगी, आपको और किसी ग्रुप से कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आपको एक एक करके 10-15 ग्रुप्स को जाके ऑफ नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत प्रॉब्लमैटिक और तंग करता है मेरी नज़र में। ओके, अब मुझे ये बता दें, जिस तरह व्हाट्सएप हम देखते हैं कि एक मैसेज अगर आप फॉरवर्ड करें 5 यूजर्स को कर सकते हैं, एक बात। दूसरा ये कि आप वो मैसेज डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से हो गया है, गलती से घर का मैसेज बॉस को हो गया है या बॉस का मैसेज घर को हो गया है। ये फीचर है इसमें? बिल्कुल है। इसमें सबसे पहले है कि अगर आप 12 घंटे तक अगर आपने किसी को गलती से मैसेज भेज दिया है, रात को आपको समझ नहीं लगी कि आपका गलत नंबर एंटर हो गया, तो आप 12 घंटे तक भेजा हुआ मैसेज वापस डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी फॉरवर्ड की लिमिट भी 5 की है, ताकि आप एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोगों को आगे फॉरवर्ड ना कर सकें। ओके, और डेटा यानी हम अगर मोबाइल से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या हम वेब से यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस होता है। वहाँ से हम एक बड़ी जो वीडियो है, एक हाई क्वालिटी वीडियो या एक हैवी कंटेंट जो हम भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल से भेजने में दिक्कत होती है। इसमें क्या है? इसमें भी अभी हमारा वेब वर्जन लाइव नहीं हुआ। वेब वर्जन भी अनकरीब आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी अभी आप सिर्फ फिलहाल जिस तरह पहले उनमें होता था पिछली ऐप्स में भी, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही भेज सकते हैं। अनकरीब आप वेब पे भी भेज सकेंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। माजिद सादब मौजूद है। ऐप से मुतालिक आप हमें तसल्ली से बता रहे थे, और ये ऐप इंस्टॉल कर लें भाई, सारे के सारे इंस्टॉल कर लें। व्हाट्सएप का तोड़ है। वैसे मैं शुक्रिया अदा कर चुका, लेकिन माजिद अगर आप साथ में एक सवाल मेरे माइंड में अभी आ गया, तो मैंने कहा अगर साथ मौजूद में पूछ ला, करण पूछ लूँ, आप इजाजत दे रही हैं? मैं पूछना चाहता कि वो जो कंसर्न होता है कि हमारा डाटा कहीं और तो शेयर नहीं हो रहा किसी और मुल्क के साथ, कहीं और शेयर नहीं, तो ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि डाटा शेयर नहीं होगा? ये आपने जो पॉइंट किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से हमने ये पूरा का पूरा कदम इतना बड़ा लिया। सही सवाल है ना माइंड में जो जी, कि आपका सबसे बड़ा मसला इस टाइम आजकल की दुनिया में डाटा प्राइवेसी है, और जितनी भी बड़ी नोन ऐप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हम सब उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, एंड सेकेंडली वी हैव नो अल्टरनेटिव टू इट। सो मकसद था कि सबसे पहले उसकी बनाई जाए और उसका डाटा हम खुद कंट्रोल करें, ना कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हों। सो यही पर्पस था। इसके लिए इसमें बहुत एडवांस लेवल इंक्रिप्शन डाली है, विच विल इंश्योर कि इसका डाटा कोई हैक ना कर सके, और अगर करे भी तो उसको कुछ उससे मिले ना। तो ये हमने इस पे सबसे पहले इंश्योर किया था कि इट हैज टू बी वेरी सिक्योर। तो ये बड़ा अच्छा। फिर उसके ऑन टॉप हमने मुख्तलिफ प्राइवेसी फीचर्स डाले जो कि हमारी घरों की औरतों के लिए जरा बेनिफिशियल होंगे। हमारी फैमिली में कुछ लोग ग्रुप मेंबर्स में ऐड हो जाते हैं, लोग छोड़ना नहीं चाहते कि कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन हर वक्त उस मैसेज से तंग भी नहीं होना चाहते। तो इस तरह की हमने कुछ नई यूनिक फीचर्स डाली हैं जो अभी तक दुनिया में और किसी ऐप में नहीं है। तो सही है भाई, ये ऐप इंस्टॉल करें और खुद सीखें कौन कौन से इसमें फीचर है। कुछ समझना है तो माजिद को फोन कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। माजिद साहब मौजूद थे, और हमने जी कुछ कह रहे हैं आप? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको कोई दोस्त यार आपसे फोन शरारत में ले लेता है, और वो
जिस नाम लोकेशन आपकी प्राइवेसी है, वो कहता है कि यार मैं खुद किसी से शरारत कर दूंगा, तो आप जाके अपनी ऐप लॉक भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप अपनी आई विल शो यू ऑन द कैमरा, ओके, आप अपनी ऐप जो है ना यूं किसी को फ़ोन देने से पहले लॉक कर दें। अभी ऐप आपकी लॉक हो गई है, सो अब आपको वो दोस्त कोई भी शरारत करके आपकी प्राइवेसी, आपकी लोकेशन, आपकी पिक्चर नहीं कर सकता। चाबी सिर्फ आपके जब पास तक है। आप अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे वापस, जो सिर्फ आपका पासवर्ड है, और आपका पासवर्ड सबको पता चल चुका है, डालेंगे किसी और के पास नहीं। हमारा तो अभी मैंने तो आपके लिए सिर्फ टेस्टिंग रखा है ताकि आपको टीवी पे दिखा सकूं। अपना सही पासवर्ड थोड़ी बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और इस ऐप को आप फौरन इंस्टॉल करके सीखें भाई, ये ऐप कितनी अच्छी और कितना अच्छा काम कर रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। अब क्विकली मैं जरा आगे अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात कर लेते हैं, यानी सहाफ़ी बिरादरी की बात कर लेते हैं, जिनको आजकल काफ़ी मसाइल हैं, हमले हैं, धमकियां मिलती हैं, अगवा की खबरें आती हैं, और एक बड़ा मसला है तनख्वाहों की अदम अदायगी। क्योंकि जान हथेली पर रखकर बाहर जाना, काम करना, आपको अपडेट करना, यह है सहाफ़ी बिरादरी। लेकिन खुद सहाफ़ी बिरादरी के भी बहुत चैलेंजेस हैं। तो आज इन्हीं सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। तो इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाएंगे। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, लेकिन इन लबों की आज़ादी पर उस वक्त कदगन लग जाती है जब हमले, धमकियां, अगवा, जबरी बरतरफियां, तनख्वाहों की अदम अदायगियों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये वो हालात हैं जिससे आए रोज सहाफ़ती बिरादरी नबर्द आज़मा होती है, लेकिन सहाफ़ी अपनी जान हथेली पर रख के लोगों को बाखबर रखने का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। पुलिस भी खुद इस आंसू गैस से मुतासिर होकर पीछे की तरफ आ रही है। 1991 में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त का आगाज नामीबिया से हुआ, लेकिन इस आज़ादी पर कई हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 16 साल के दौरान तकरीबन 117 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक शाम, इराक और भारत सहाफ़ियों के लिए खतरनाक साबित हुआ। दुनिया के कई ममालिक में आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल, जबकि मुतअद्दिद ममालिक में जुज़वी पाबंदी आयद रही। इस दिन को मनाने का मकसद जहाँ आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत, सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है, वहाँ माशरे में हक़ और सच को फ़रोग़ देने के साथ साथ अवाम में सियासी, मजहबी और अखलाकी और समाजी शऊर की आगाही भी फराहम करना है। तो आज़ादी सहाफ़त का दिन और सहाफ़ी के हालात बिल्कुल अलग अलग बातें हैं दोनों। सारी दुनिया में तो इस दिन को याद रखा जाता है, लेकिन सहाफ़ी क्या ख़ुद को याद रख पाता है? आज हम सीनियर सहाफ़ी से यही सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे। माजी क्या था, हाल कैसा है, और ऐसे में मुस्तक़बिल के ख्वाब देखें तो क्या देखें। हम अपना काम तो कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच हमारे साथ हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, ये फरमा दीजिए, ये बता दीजिए आज हमें, सहाफ़त आज़ाद है वाकई हमारे यहाँ? आज दुनिया भर में यौम आज़ादी सहाफ़त जो है वो मनाया जा रहा है, और दुनिया भर में कहीं भी हमारे आइडियल के मुताबिक आज़ादी नहीं है। हर जगह आज़ादी के लिए स्ट्रगल हो रही है। कहीं आज़ादी निस्बतन ज़्यादा है, कहीं निस्बतन कम है। अभी हालिया सालों में भारत और पाकिस्तान में जो इंडेक्स है, जो इशारिया है, उसके मुताबिक हमारी आज़ादी कम हुई है, जबकि कई मुल्कों में आज़ादी बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में जब से सदर ट्रंप का दौर आया है, ऐसे लगता है कि सहाफ़त जो है उस पर पाबंदियाँ दुनिया में ज़्यादा लगी हैं और आज़ादियाँ कम मिली हैं। हालांकि एक महज़ब सोसाइटी में, एक हेल्दी सोसाइटी में जिसने तरक्की करनी हो, उसमें सहाफ़त को जितनी आज़ादी दी जाएगी उतना ही मुआशरा तरक्की करेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा, मीडिया पर जमहूरी अदवार में भी आमिराना नौयत की पाबंदियाँ लगी, क्या आप इस बारे में हमें बता सकते हैं? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? लोगों का ये ख्याल दुरुस्त है, और अगर ये है तो ऐसा क्यों है? ये दुरुस्त है कि हमारे जमहूरी अदवार जो हैं उनमें भी पाबंदियाँ लगती रहीं, चाहे वो कम लगी और आमराना दौर में सेंसरशिप भी नाफिज रही, और जमहूरी दौर में भी गाए बगाए पाबंदियाँ लगती रहीं। बुनियादी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों को अभी तक ये यकीन नहीं है
कि जो आज़ादी है वो कौम को, मुल्क को और हत्ता कि हुकूमत को भी फ़ायदा देती है। जब पाबंदियाँ लगती हैं तो लोगों की फीलिंग्स ही हुक्मरानों तक नहीं आती। वो समझते हैं कि हम पाबंदी लगाकर वो फीलिंग्स लोगों तक नहीं जाने देंगे, हालांकि उलट होता है, वो हुक्मरानों तक उनकी फीलिंग्स नहीं पहुंचती और बिल आखिर वो यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। आप देखें सहाफ़त तो ज़िंदा है, हुक्मरान कई आए कई चले गए और अब उनकी दास्तान भी नहीं है, लेकिन सहाफ़त की आज़ादी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। सर आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आपने कई अदवार देखे हैं, कोई वाक़या शेयर कर सकेंगे जब आपने देखा कि यार पाबंदी लगी, कदगन लगाया गया? जी बहुत दफ़ा देखे हैं, ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है कि उनमें पाबंदियों को कैसे फेस करना है, उनसे बच के कैसे निकलना है, उनको तोड़ना कैसे है और कहाँ थोड़ा सा मसलियत से काम लेके गुजर जाना है। बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी लड़ाई भी नुकसान दे देती है, तो लेकिन अपने मकसद पर आप डटे रहें, लेकिन उसके लिए मेथोडोलॉजी, रास्ते जो हैं वो आप निकालें ताकि लोगों तक खबर पहुंचे, लोगों तक सच्चाई पहुंचे। उसके लिए जो भी करना पड़े वो रास्ता इख्तियार करें। और एक सहाफ़ी की ज़िंदगी एक आम शहरी, एक आम शख्स की ज़िंदगी से कितनी मुख्तलिफ होती है? देखिए बिल्कुल फ़र्क है। वही सहाफ़त इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जिस तरह एक आम आदमी का वे ऑफ लाइफ है, उसने अपनी ज़िंदगी को चलाना है, हमारा वे ऑफ लाइफ यह है कि हमने लोगों के लिए सच्चाई ढूंढनी है और लोगों तक उनको सच्चाई को पहुंचाना है। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जो भी जागना पड़े, उठना पड़े। सुबह हम सारे सुबह उठ जाते हैं और आपस में ये नहीं पूछते क्या हाल है, हम आपस में ये पूछते हैं क्या खबर है। तो हमारा वे ऑफ लाइफ ही और है। सुहेल वड़ाई साहब, आपका जो प्रोग्राम है ना, उसका बड़ा मखसूस अंदाज है। जो भी देख रहा होता है उसको आगे पता होता है कि ये अब ना क्या बात करने जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो लोगों को पता चल गया कि ना अब सुहेल वड़ाई साहब ने ये पूछेंगे, जैसे कि रंगीन तितलियां तो मंडलाती होंगी वगैरह। ये फरमाइएगा, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया हम पहले प्रिंट मीडिया में भी करते थे और फिर बाद में हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनाया और ये बड़ा इंस्टेंट सक्सेस हुआ। लोग इस तरह पर्सनैलिटीज़ को जानना चाहते थे, तो इसलिए ये अभी तक चल रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, आप हमारे साथ थे और अपने अछूते स्टाइल के बारे में भी बता रहे थे और सहाफ़त के सफ़र के बारे में भी, जो कि बिल्कुल आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर लेती हूँ एक फाउंडेशन की जो नौजवानों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें रोज़गार के मौक़े फराहम करती है। अमटेक ये नौजवानों को वोकेशनल तालीम देती है, उन्हें तरबियत देती है। और मोहम्मद शुएब गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने अमटेक में क्या क्या कुछ देखा इंस्टीट्यूट में, आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल्स होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। एक इदारा ऐसा है जो कि स्किल्स देता है। 16 साल की उम्र हो और मैट्रिक पास हो तो ये है वो इदारा जहां पर एनरोल होने के बाद सिर्फ 6 महीने में आपको वो स्किल्स मिल जाती हैं जिसके बाद आपको इंडस्ट्रीज में प्लेस किया जाता है। 4 महीने की ट्रेनिंग और फिर 2 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग। सक्सेस रेट ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट का है वो तकरीबन 70% है। अमन फाउंडेशन के तहत अमन टेक, यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड हैं या कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनमें स्किल्स दी जा रही हैं, सब पर आज बात करेंगे, तो आप रहिए मेरे साथ। और इस वक्त हम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक इंजन को डिसमेंटल करके स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। यानी इंजन का एक एक पुर्जा, उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो सिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। तो जो इंस्ट्रक्टर हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया है, लेकिन जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये इस वक्त ये सारा एक ही इंजन है? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक इंजन की डिफरेंट असेंबलीज़ को डिसअसेंबल करके यहाँ पर मैनेज किया हुआ है और अब हम एक एक स्टेप में हर पार्ट के नाम को डिस्कस कर रहे हैं, उसका काम डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ सके कि ये सारे पार्ट्स असेंबल होके किस तरह काम करें। ट्रेनिंग जो 4 महीने की है उसमें ये हिस्सा है जिसमें इंजन का सिर्फ पार्ट्स उन्हें सिखाया जा रहा है, कितने दिनों में स्टूडेंट्स बिल्कुल सीख जाते हैं? एक्चुअली ये हमारे पास कोर्स जो है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शंस में
ये समटाइम्स स्टूडेंट्स की अपनी पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा आने वाला ग्रुप है वो कितना जल्दी गेन कर रहा है, बट नॉर्मली हम एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल पे लेते हैं, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इंजन को डिसअसेंबल करना और असेंबल करना रेपिटेशन में सिखाते हैं। यानी गाड़ी का इंजन समझने के लिए पहली मेज़ ये है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। और स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सिमुलेटर के ज़रिए किस तरह से स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। ये इनको कहा गया है कि एक पुर्जा इन्होंने खोलना है, देखते हैं कामयाब वो होते हैं या नहीं। लगे हुए हैं सारे बड़े इन्हमाक के साथ, तो ये सिमुलेटर पर सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना इंजन खोल कर ये सिखा रहे हैं। EFI इंजन, जिसको स्कैनर के ज़रिए चेक किया जाता है कि कहाँ पर कोई मसला है, कोई दिक्कत है। तो लेटेस्ट जो इंजन है उन पर भी इन स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये स्कैनर है OBD। तो इसके ज़रिए आप इनको सिखा रहे हैं? बिल्कुल। तो आपने कोई मसला लोकेट किया? हाँ, इसके अंदर फॉल्ट आ रहे थे, कुछ हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं इसके थ्रू। मुझे कुछ अगर करके बताएं आप। क्योंकि अब जो दौर है अभी EFI गाड़ियों का, हाइब्रिड का गाड़ियों का आ रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हैं तो सही, लेकिन ज़्यादातर लोग अब इसी की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर काम टेक्नीशियन अब कर नहीं सकता। ओके, और ये अब टेक्नीशियन का ये बड़ा ज़रूरी सामान है, ये होना चाहिए। तो ये ज़रा सिखाएं तो सही, कैसे लोकेट होता है? हम लोगों ने इसको ऑन किया भी, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ, बच्चों को ये समझा रहे थे। इसमें हेल्थ रिपोर्ट में जाएंगे हम, इसके अंदर कुछ सेंसर हैं जो काम नहीं कर रहे। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हम काम करते वक्त कुछ इसके सेंसर्स की वायर्स वगैरह निकालते हैं, तो जब भी एरर वगैरह आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल काम करने से या चेंज करने से उसका रिमूव होता है कोड। तो हम इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसके अंदर ये स्कैनिंग कर रहा है, ये कोड कौन सा आपको बताएगा कि कौन सा इसका सेंसर काम नहीं कर रहा। ये आ गया, काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। बिल्कुल, इसके अंदर इनटेक तो बहुत बीमार गाड़ी है। बिल्कुल बीमार करते हैं हम खुद, जानबूझ कर भी हैं इसको, और इसको सही भी कर देंगे। बच्चों को सिखाना भी है। बीमारी अगर 100% बिल्कुल सही होगी तो बच्चे सीखेंगे। तो फिर आप सारी एंटीबायोटिक्स आप नहीं पर देने? बिल्कुल एंटीबायोटिक देंगे तो ये सही होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और ये ऑटोमोबाइल यहाँ पर वर्कशॉप है, लेकिन हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स इसी तरह इन्हमाक से सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स को सिखाना और फिर उन्हें इंडस्ट्रीज में प्लेस करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज है कि आपने कम्पीट करना है, यानी इंटरनेशनली कम्पीट करना है। तो वो स्किल्स भी स्टूडेंट्स को सिखाने हैं जिनकी इंटरनेशनली डिमांड की जाती है, यानी सॉफ्ट स्किल्स। अभी इस क्लासरूम में टेबल रखी हुई है, तो इस टेबल पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या सिखाया जाता है? मैं तो समझा था कि आप मुझे कहेंगे आए बैठे खाना खाना खाते हैं, तो सिखाया क्या क्या जाता है? बेसिकली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो टेक्निकल स्किल्स के लिए आते हैं, और टेक्निकल स्किल्स में जो हम इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी यहाँ सिखाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में बेसिकली हमारी जो प्रायोरिटी ये होती है कि ना सिर्फ वर्क प्लेस के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और प्लस उनकी जो पर्सनल लाइफ के अंदर जो उन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम उनसे भी जो है वो इन्हें सिखाते हैं वो स्किल्स भी। तो उसमें जैसे कि पर्सनल स्किल्स के अंदर उनकी सेल्फ अवेयरनेस के उन्हें आगे फील्ड का कैसे तयन करना है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग है, वर्क एथिक्स से बात कैसे करनी है। बिल्कुल डेफिनेटली कि अपने वर्क एथिक्स क्या हैं, किस तरह से सुपीरियर से कैसे बात करनी है, अपने जो जूनियर्स हैं बाद में उनके साथ कैसे बिहेव करना है, चीज़ों को काम को कैसे करना है, इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स हम इसमें करते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल स्किल्स हैं इसमें उनकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ अवेयरनेस है, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करवाते हैं। और वर्क प्लेस में फ़ोन यूज़ नहीं करना, ये भी सिखाते हैं? डेफिनेटली कहाँ पर ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं ज़रूरत है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना, ये हम सिखाते हैं। और ये जो शेड्यूल है इसमें सॉफ्ट स्किल्स कितनी देर सिखाई जाती हैं? ये तकरीबन 2 आवर्स का सेशन होता है हमारा वीकली। तो जो भी जितने भी ट्रेड्स हैं हमारे पास, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भी आते हैं, तो हमारे पास वीकली 2 आवर्स का सेशन होता है जिसमें हम इनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। सही, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ज़रा आप चलते हैं स्टिचिंग वाले एरिया में, क्योंकि ख़वातीन की नुमाइंदगी इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो क्या सीख रही हैं। तो उनसे चल के बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। अमन टेक का ये वो हिस्सा है जहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, सीखती हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज में प्लेस होती हैं एंड दे अर्न। ये मशीन, ये टेबल, एक लड़की यहाँ पर आती है, इसके साथ वक्त गुजारती है, सीखती है, एक इंडस्ट्री में प्लेस होती है और विद इन 6 मंथ फ्लोर मैनेजर बन जाती है एंड स्टार्टेड अर्निंग 65,000। दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। तो ज़रा इसी की बात करते हैं कि कितना वक्त यहाँ पर सीखने में लगता है,
टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आपकी जो कि इस वक्त स्टिचिंग सीख रही हैं? इस वक्त हमारी 100 बच्चे हैं, इस बैच में 100 बच्चे यहाँ सीख रही हैं और जो पास आउट होकर हमारे 3 बैच जा चुके हैं। ओके, क्या क्या सिखाया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्लेस करना है तो यूनिफॉर्म स्टिच करना भी सिखाया जाता है? यूनिफॉर्म हम टोटली इनको सारी चीज़ें इंडस्ट्री में जो भी होम टेक्सटाइल से मुतालिक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम सब यहाँ पर एज अ प्रोडक्शन के तौर पे सिखाते हैं कि इनकी टाइमिंग जो है प्रोडक्शन में तेज़ टाइम इनका वॉच होता है। जब जिस वक्त ये सीख रही होती हैं तो स्पीड के साथ सीख रही होती हैं। और इसके अलावा भी हमने अपने तौर पे इनको इंडस्ट्री के अलावा भी जेंट्स लेडीज शलवार कमीज़ और डेनम पैंट, क्योंकि आजकल डेनम का दौर है, आर्टिस्टिक है, ये सब सूरती हैं, यहाँ डेनम जीन्स की पैंटें चल रही हैं, तो वो भी हम इनको 4 मंथ जो लेटेस्ट ट्रेंड भी चल रहा है वो आप यहाँ पर सिखाएं। हमारी कोशिश ये थी हम 4 मंथ में इनको जितना सिखा सकते हैं वो सिखाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं, माहौल से मुतालिक बात करते हैं कि यहाँ पर आना मुश्किल तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि आपका कोई एम है कि आपने यहाँ से सीखना है, किसी ख़ास जगह पर जाके आपने अपनी इन स्किल्स को यूटिलाइज करना है? जिस तरह एक हमने सक्सेस स्टोरी शेयर की, फ्लोर मैनेजर बनी, तो आप उनसे ऊपर सोचती हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ से स्टिचिंग सीख के अपना खुद का जो है बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। मैं एक बिज़नेस वूमन बनूँगी स्टिचिंग के हवाले से और सबको सिखाऊँगी भी, खुद का सेंटर खोलूँगी। जी, ये जज्बा होना चाहिए। खुद सीख भी रही हैं और आगे सिखाना भी चाहते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी ख़वातीन तरक्की करेंगी, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगी, इस तरह फील्ड्स में आगे जाएंगी, मेड बी स्टिचिंग और व्हाटएवर, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अमन टेक, इसके हवाले से आप ज़रा बात कर लेते हैं कि कितने यहाँ से लोग सीख कर जा चुके हैं और सक्सेस रेट क्या है, यानी प्लेसमेंट का सक्सेस रेट क्या है, अब इसकी बात करेंगे। हेड ऑफ एकेडमिक्स सैयद फवाद साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह डिटर्मिन किया जाता है कि ये वो स्किल है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंडस्ट्री से आपका कैसे कांटेक्ट है जिसमें आपको ये मालूम होता है कि ये वो स्किल है जो हमने सिखाना है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से प्लेस हो सकें इंडस्ट्री में? सर, सबसे पहले तो जो बुनियादी मकसद है अमन टेक का एजुकेशन देने का, वो ये है कि इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सके। और वो ना सिर्फ ट्रेनिंग से आएगी बल्कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इनको इंडस्ट्री में प्लेस करवाया जा सके। इसी मकसद के लिए हमारी एक करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस बना के रखता है और उसी के बेस पे हमारी सेक्टर स्टडीज़ होती हैं, जिससे पता चलता है कि किस ट्रेड की डिमांड है और उसमें फिर हम उनके साथ मिलके कोई कभी कस्टमाइज कोर्सेज भी करवाते हैं। और जो हमारे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एक्रेडिटेशन है सिटी एंड गिल्ड्स के साथ, वहाँ पर अगर उनकी अवेलेबिलिटी होती है तो उन कोर्सेज को हम ऑफर करते हैं। स्टैट्स क्या है अमन टेक के? कितने स्टूडेंट्स अब तक यहाँ से स्किल हासिल करने के बाद प्लेस हो चुके हैं इंडस्ट्रीज में? अब तक जो प्लेसमेंट रेशियो है हमारा वो 70% है और 13,904 का नंबर है जो अब तक यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर चुका है। इसमें क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इंटरनेशनली प्लेस हुए हों? जी बिल्कुल, हमारे मिडिल ईस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि हमारा जो एक्रेडिटेशन अफिलिएशन होती है वो सिटी एंड गिल्ड्स है हमारे इंस्टीट्यूट की। वो एक इंटरनेशनली एफिलिएशन करने वाला इदारा है जो वोकेशनल ट्रेनिंग की एक बॉडी है। तो जब उनका सर्टिफिकेट होता है तो इनकी इंटरनेशनली डिमांड भी होती है। ओके, आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड किस ट्रेड में आ रही है? सर, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इन कोर्सेज की फ़ी क्या होती है? सर, सब्सिडाइज फ़ीस होती है इसके, हमारी तकरीबन 2 से 2,500 का पर मंथ का स्टूडेंट की फ़ीस होती है। जिस तरह बता रहे हैं कि एक बड़ा मिनिमम सा फ़ीस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सीखने के बाद 4-6 महीने के बाद अगर वो अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं तो ये 6 महीने वर्थ इट हैं, यहाँ पर आना वर्थ इट है। अमन टेक बाइज्जत रोजगार फराहम कर रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर कर रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल होगा तो क्राइम रेट में कमी आएगी, यानी पाकिस्तान में अमन आएगा। अमन आएगा, बेहतरी आएगी। कैसे आएगी? आज एक रास्ता था, उसके ऊपर सफ़र करके शुएब ने हमको बताया, मगर रास्ता लंबा, वक्त कम, तो इस कम वक्त का फ़ायदा मैं उठाती हूँ। जल्दी से खबर देती हूँ। भारत से एक वीडियो सामने आई है, ज़रा देखिए तो इसमें हो क्या रहा है। दूल्हा मियाँ अपनी शादी में मसरूफ़ बैठे हैं, पबजी खेलने में मगन है, दुल्हन इनके साथ है और वो गुर्रा रही हैं, घबरा रही हैं, परेशान हो रही हैं, देख रही हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी, मेहमान इस वीडियो में आते हैं और वो आके तोहफा भी पेश करते हैं। दुल्हन का गुस्सा तो छोड़ दीजिए, उनकी बेबसी तो छोड़ दीजिए। ये देखिए तोहफा पेश किया उन्होंने, दूल्हा ने वो भी हटा दिया। नहीं चाहिए भाई, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में मगन रहना है।
तोहफा भी कोई असर नहीं कर रहा, शादी का मौका भी कोई असर नहीं कर रहा, ये वक्त गुजार रहे, बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये 7 फेरे लेने के बाद के मनाज़र दुल्हन रिकंसिडर नहीं कर सकती, पहले अगर होता तो रिकंसिडर कर लेती है। तो अगर पबजी खेलना तो फिर मैं कितने जावा। एनीवेज हम कहीं जा रहे हैं ब्रेक पर। मैंने कब कहा जा रहे हैं। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। एक खबर एबटाबाद से देते हैं। यहाँ शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई और ये फायरिंग 2 लोगों की जान ले गई। इसी के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम हमारे साथ हैं। आतिफ कयूम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तफसील बताइए। जी हाँ, ये एबटाबाद का इलाका है सरपना, जहाँ पे लियाकत नामी नौजवान है, उसकी शादी की तकरीब जारी थी। वहाँ पर फायरिंग हुई है जिससे 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, 2 अफराद जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद जो है उनकी लाशें जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जबकि जख्मियों को जो है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है वहाँ मुंतकिल किया गया और उनकी हालत वहाँ पे तशवीशनाक है। पुलिस का यह कहना है कि मुलजमान की जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस पार्टी जो है इलाके में रवाना कर दी गई है। ये पता चलूँ कि एबटाबाद और गर्दनवा में जो है ये शादियों के ऊपर जो फायरिंग का ये सिलसिला है काफी टाइम से जो है वो जारी है और पुलिस इसके ऊपर काबू डालने में नाकाम है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर की बुलंद तरीन इमारत का मंसूबा तैयार कर लिया गया, मगर बड़ी इमारतों की तामीर के साथ आग लगने के खदशात भी बढ़ जाते हैं, यानी हादसात हो जाते हैं। ऐसी खबरें भी आती हैं क्योंकि अमूमन इन इमारतों में देखा गया है कि आग बुझाने के कोई खास इंतजामात नहीं किए जाते। पंजाब यहाँ से ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए रेस्क्यू 112 का इदारा सरगर्म है और साथ ही आपको हम अपडेट कर देंगे कल यानी सैटरडे दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। आप एक कदम आगे, आपने कहा मैं आज करूंगा इसके ऊपर। हाँ, आज करेंगे बात कल, क्योंकि हम लाइव नहीं होते, हमारे रिकॉर्डेड शो होते हैं, तो आज इसलिए हम बात करें। तो इस पर डीजी रेस्क्यू 112 डॉक्टर रिजवान नसीर में ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले जानना आपसे मैं ये चाह रहा था, बिगेस्ट चैलेंज क्या है आपके इदारे के लिए जब पंजाब से ऐसी खबरें रिपोर्ट होती हैं कि चाहे तो बुलंद इमारत थी, चाहे तो एक आम खस्ता हाल इमारत यानी पुरानी इमारत थी, वहां से एक आग लगने का वाक़या रिपोर्ट होता है, तो बिगेस्ट चैलेंज क्या है? कौन से हिफाजती इंतजाम जिनका ख्याल एक इमारत बनाते हुए नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा रिपोर्ट हो तो दिक्कत होती है रेस्क्यू के अमले को? देखिए, पहला तो चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा ये था कि हम एक जदीद फायर सर्विस को कायम करें, बिकॉज अगर हमारे पास एक जदीद फायर सर्विस नहीं है या इमरजेंसी सर्विस नहीं है, रेस्क्यू सर्विस नहीं है, तो जिसका भी बेचारे का कोई हादसा होता था, इमरजेंसी होती थी या कोई आग लग जाती थी, तो उस वक्त तक ना कोई बर वक्त पहुँचता था, ना कोई रेस्क्यू का निज़ाम था। आज हमने तकरीबन इस वक्त तक जो है, अगर आप आग के इंसिडेंट्स देखें तो 1,25,000 फायर के इंसिडेंट्स पे सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्स करके और फायर फाइटिंग करते हुए अब तक हम 375 अरब रुपए के नुकसान बचा चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ 50% काम है। जो 50% जो असल काम है वो ये है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें। उसके लिए हमने ख़ास तौर पे नेशनल फायर सेफ्टी कोड्स थे जो कि बाकायदा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, रेस्क्यू ने और NDMA ने मिल के जिस वक्त हुए, फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उनको बाकायदा 2016 में नोटिफाई किया, 2017 में उनको बाकायदा तौर से इंट्रोड्यूस किया गया। अब चैलेंज ये है कि जो कोड्स हैं अगर हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते, ऊंची बिल्डिंगें तो बननी है, कराची में पहले से हैं, लाहौर में भी बन रही हैं, आगे भी जो है हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम सारा अपना एग्रीकल्चर एरिया जो है वो हम उसको बिल्ड करते जाएं, बल्कि हमें वर्टिकल जाना है। लेकिन जब वर्टिकल जाएंगे तो उसमें सिर्फ हमें अपनी हिफाजत जो है उसको मद्देनज़र रखना है। ये ना चंद पैसे बचाने की खातिर हम फायर सेफ्टी कोड्स जो नेशनल फायर सेफ्टी कोड्स नोटिफाइड हैं उनको हम ना इम्प्लीमेंट करें, जिसकी वजह से जब कोई इमरजेंसी हो तो ना निकलने का रास्ता हो, ना आपको बर वक्त फायर का पता चले। हमने अरबों रुपए की लोगों की बिजनेसेस को जो है वो डूबते हुए देखा है, जिस वक्त अगर वो हिफाजती इक़दाम नहीं रखते और उनकी इंडस्ट्री में आग लगती है। इसी तरह हमने शाह आलम मार्केट, जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे इतना कुछ स्टोर्ड होता है, होलसेल की मार्केट है, वहाँ पे इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हुए देखे हैं। कैंस उन्होंने स्टोर किए हुए थे, कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, बिल्डिंग्स भी अनसेफ थी। तो अगर ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, हम दुनिया की अगर बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, तब तक हम वो मुअस्सर नहीं हो सकती। अगर बाहर अब जब जाती है फायर फाइटिंग के लिए तो आपने देखा होगा भाई लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं, आप कहीं पे भी जाएं वहाँ पे आपको हाइड्रेंट नहीं मिलते। हर बार ट्रक अगर पानी भरने जाएगा तो वो किस तरह से फायर फाइटिंग कर सकता है। तो कल जब हम आलमी दिन मनाने जा रहे हैं फायर फाइटर्स का, कितने सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोसेस के अंदर लोगों की जानो माल बचाते हुए शहीद हुए हैं, तो हमें ये अहद करना चाहिए
और ये मैं सबसे अपील करूँगा कि दो चीज़ें, एक तो पहली ये कि अगर आज जदीद फायर और रेस्क्यू सर्विसेज बन गई हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज बन गई हैं, जो कि पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, तो यही सिंध और बलूचिस्तान में भी इसी तरह का निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी अगर शहरी हो, बग़ैर किसी रंगो नस्ल के या अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर वो जब एक नंबर डायल करे, जो कि आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया है 1122, तो उसको जो है वो फ़ौरन वहाँ पे उनको सर्विसेज मिले। और दूसरा ये है कि हम जो फायर सेफ्टी कोड्स हैं, जिन जिन महकमों के ये काम है, उनके ऊपर वो इफेक्टिवली अमल दरामद करा सके ताकि जितनी भी बिल्डिंग और इंडस्ट्री बने वो महफूज हो। अच्छा, आम लोगों के मसाइल और आप लोग इमरजेंसी की सूरत में कितना क्विकली पहुंचते हैं, ये सारे सवालात तो हैं, लेकिन मुझे ज़रा पहले ये फरमाइएगा, ये बताइएगा, एक फायर फाइटर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये जो रेस्क्यू का काम करते हैं, इनको एक स्टैंडर्ड लाइफ मिले, इनके मसाइल कम से कम हो, इनके पास में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, इनके बच्चे बेआसरा ना हो। मुझे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा इस बारे में, ये इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, हमारी ये जब से एक प्रोफेशनल इमरजेंसी सर्विस बनी है, इसके अंदर बाकायदा इंश्योरेंस का सिस्टम भी है, और अगर कोई भी किसी की खुदा न खास्ता शहादत होती है किसी भी इमरजेंसी के दौरान, तो उसको एक डबल कॉम्पनसेशन भी दी जाती है, और उसको एक शहीद का दर्जा भी देते हुए उसको सारी की सारी मरात, उससे डबल कॉम्पनसेशन इमीडिएटली हम इंश्योर करते हैं कि उसकी फैमिली को मिले। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसकी फैमिली की आगे भी जिम्मेदारी और आगे भी उसके साथ एक एसोसिएशन मेंटेन करना, वो हम साथ साथ मुसलसल तौर पर मेंटेन रखते हैं, ताकि जो भी ये लोग हैं ये हमारे शोधा हैं, और इनका जो रिस्पेक्ट जितना भी हम दें, मैं समझता हूँ वो कम है। और इसी वजह से दुनिया में फायर फाइटर्स को रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बिकॉज वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। यहाँ मैं ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम फिज़िकल फिटनेस और बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। बहुत सारे हमारे फायर सर्विसेज के अंदर जो बल्दिया में या दूसरी जगहों पर हैं, वहाँ पर फायर फाइटर्स ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकली भी फिट नहीं है टू इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, बिकॉज इसमें बाकायदा एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ब्रीदिंग अपरेटस की बाकायदा ज़रूरत होती है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि आप बर वक्त रिस्पॉन्ड भी कर सके, अंदर एंट्री भी कर सके। और अगर एक कमरे में आग है तो एक ही 2 कमरों में उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना, बाहर से पानी फाँक रहे हो जो कि अंदर जा ही ना रहा हो। तो ये अब पूरा जो फायर फाइटिंग है, ये पूरा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, और हमें ज़रूरत ये है कि उसकी ट्रेनिंग भी लें। हमारी आज इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है जो यहाँ पे बाकायदा जदीद ट्रेनिंग देती है, और उसका स्कॉटलैंड के साथ बाकायदा इलाक़ है। तो जो भी कोई पाकिस्तान के अंदर इस ट्रेनिंग को हासिल करना चाहता है वो यहाँ पे आके कर सकता है। आई थिंक ये ख़ास ऑफ़र है पंजाब की तरफ से भी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, और कोई भी ट्रेनिंग अगर हासिल करना चाहता है, सर्विस अगर वो बनाते हैं, तो हम चाहे एम्बुलेंस की हो, रेस्क्यू की हो, फायर सर्विस, तो ये इदारा उनको ट्रेनिंग देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। रिजवान साहब ये बताइएगा, क्विक रिस्पांस टाइम क्या है? कहीं से अगर कोई वाक़या रिपोर्ट होता है, कॉल आती है 1122 पे, तो कितना वक्त लगता है टीम का वहां पर पहुंचने में? जी, अब तक हमने, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब तक हमने कुछ 6.8 यानी तकरीबन 70 लाख लोगों को हमने अब तक जो है वो रेस्क्यू किया है, और उसमें जो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम है वो तकरीबन हमारा 7 मिनट रहा है। हमें जैसे जैसे हमने 2004 में जब सर्विस को शुरू किया था, तो हमारे लिए फिर चैलेंज बनता गया, और जितना ट्रैफिक में और शहर में के साइज़ में इजाफा हुआ वो बहुत ज़्यादा था। तो जब ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है। अब मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ने भी तकरीबन 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इस वक्त काम कर रही है, और उसने अब तक तकरीबन 3 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, और उसमें अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम वो 4 मिनट पे ले आई है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक इंटरनेशनली भी अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड है। यानी ये चैलेंज जो है आपने उससे निपटने की कोशिश की, जिस तरह मोबाइल फोर्स आपने इंट्रोड्यूस की। ये बताइएगा आजकल का चैलेंज क्या, यानी जो फेक कॉल्स आती हैं उनसे किस तरह निपटा जाता है, और कुछ डाटा अगर शेयर करेंगे रोजाना की बुनियाद पर कितनी फेक कॉल्स आती हैं? जी, हमें ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल किया, बिकॉज ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज अगर आप देखिए डेली की तकरीबन हमें 50,000 कॉल्स हैं, जिसमें से तकरीबन एवरेज 5-6 हज़ार जो है वो एमरजेंसी कॉल्स हैं। तो बाकी की जो सारी कॉल्स हैं वो इरेलेवेंट कॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से बिला वजह एक नंबर मसरूफ़ हो जाता है। और सो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जब भी इमरजेंसी हो तो 1122 वो नंबर है जो कि इमरजेंसी नंबर है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। सर यानी 90% फेक कॉल्स हैं, फौरन डायल करें ताकि हम, जी एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें हमने जो जनरल ट्रेंड देखा है कि सुबह के वक्त चूँकि ख़वातीन घरों में होती हैं और वो फारिग होती हैं, तो वो इस नंबर पे बिला वजह डायल करके इसको मसरूफ़ करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह शाम को जो लोग वापस आते हैं बच्चे या और रिजवान साहब आप ख़वातीन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कोई अगर शेयर करें कोई कॉल,
क्योंकि आपने कहा खवातीन घर में सर कहाँ फारिग होती हैं, खातून डेटा दे के बात साबित करें आप। खातून खाना बहुत मसरूफ होती है घर में। आप अगर कॉल्स का आके खुद डेटा देख ले और कॉल्स को सुन ले तो आई थिंक जो मेरी बात होगी वो कोई एक कॉल अगर ऐसी है जो आप शेयर कर सकें जिसमें खातून ने कॉल की हो तो फेक इस वक्त आई थिंक रिकॉर्डिंग को इमीडिएटली प्ले करना मुश्किल होगा। अगर आप हमारे कंट्रोल रूम में अपने कैमरामैन को भेजें तो वो आके यहाँ से हम कॉल्स जो है वो सुना भी सकते हैं, तो दे कैन कम एंड वो अपना आके कॉल्स को जरूर अगले प्रोग्राम में बल्कि इनको सुनाइएगा भी। ये तो फेक कॉल्स की बात। हाँ जी, इररिलेवेंट कॉल इस तरह से कि जी मुझे हाँ, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ उसकी कि जिस तरह उन्होंने अब इमरजेंसी नंबर है तो इमरजेंसी नंबर पे जब इमरजेंसी हो तो फौरन हमें कॉल करें। अगर आप सुबह इस तरह की कॉल कर रही है मैं बिरयानी बना रही थी और मुझे बिरयानी मुझसे सही नहीं बन रही तो मुझे बिरयानी बनाने का जो तरीकाकार बता दे तो जाहिर बात है ये एक इमरजेंसी नहीं है। तो इस किस्म की अगर आपके पास और भी इस किस्म की कई कॉल्स आती हैं वो हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, वो अगर आपके किसी वक्त भी कोई आके सुनना चाहे तो ज़रूर हम उनको। अच्छा, आप लोगों की फाइंडिंग्स क्या है इस सिलसिले में, क्योंकि जब कहीं इमरजेंसी होती है आप लोग जाते हैं, कॉल्स भी आप लोग अटेंड करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को अवेयरनेस है कि इमरजेंसी की सूरत में उनको क्या करना है, वो खुद क्या करें आप लोगों को बुलाने के अलावा, और इस पे काम होना कितना ज़रूरी है? जी, ये आपने बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने इस साल जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हम 10 लाख वॉलंटियर ट्रेन करें। हमारा जो असल मकसद है वो ये कि हर घर में एक फ़र्स्ट एडर ट्रेंड हो, ताकि इमरजेंसी को तो इमरजेंसी सर्विसेज मैनेज करती रहती हैं, लेकिन जब बड़ा सानहा होता है तो वो किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज अलहदा अपने तौर पे उसको मैनेज नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ें शुरू की हैं। जिस तरह आपकी पहले NCC होती थी, इस तरह हम रेस्क्यू स्काउट ट्रेनिंग अब कॉलेजेस में शुरू करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने अब तक तकरीबन 2.5 लाख वॉलंटियर्स ट्रेन कर चुके हैं, और तकरीबन हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख वॉलंटियर जो है वो इस साल हम ट्रेन करें, ताकि हर घर में एक बंदा ट्रेंड हो, क्योंकि जितनी इफेक्टिवली जिस वक्त इमरजेंसी होती है फ़ौरन उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो ये हम तक हमारा जो रहा है, हमने उसमें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज भी अब हम होल्ड कर रहे हैं, और हमारे जितने स्टेशन है जो तहसील लेवल तक अब स्टेशन मौजूद है उनको हमने रेस्क्यू स्टेशन से अब कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन डिक्लेयर कर दिया है, ताकि सुबह हम कॉलेजेस और स्कूलों में ट्रेनिंग करा सकें और शाम को जो भी कम्युनिटी टीम है वो वहाँ पे आके रजिस्टर हो और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरन वो बर वक्त रिस्पॉन्ड कर सके। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम उनको ये भी कहते हैं कि अपने इलाकों को हम बेहतर, साफ सुथरा, सरसब्ज़ व शादाब और महफूज बनाएं। तो हम अपने इलाकों के लिए खुद ओनरशिप नहीं लेंगे तो तब तक ये चेंज नहीं हो पाएगा। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जिन मसाइल में आप काम कर, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इस सिलसिले में आपने हमें बताया। साथ के साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फैमिली में एक शख्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल हो, ताकि आप अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकें, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप बर्डन नहीं बने बल्कि इनका सहारा बने, रेस्क्यू का काम करें। बिल्कुल। अब हमें ज़रा बढ़ना है आगे। सखर आपको ले चलते हैं। लैंसडाउन ब्रिज, जिसको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ब्रिज कहा जाता है, वैसे मैं इसको लंदन ब्रिज कहता हूँ, मुझे इतना खूबसूरत लगता है। तो बरतानवी राज में दरियाए सिंध पर तामीर होने वाले बगैर पिलर के इस आलिशान ब्रिज को देखकर आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे बिल्कुल अभी बनाया गया हो, कुछ साल पहले बनाया गया हो। तो क्या है इसकी तारीख और इस ब्रिज से जुड़ी लोक दास्तान क्या है, दिखाएंगे आपको शायान सलीम। सिंध का तारीखी शहर सखर, जहां अंग्रेज़ों ने सखर को रोड़ी से मिलाने के लिए 130 साल पहले 1889 में दरियाए सिंध पर ये आलीशान ब्रिज बनाया, जिसे बरतानवी हिंद के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम रखा गया। यहाँ ब्रिटिश दौर था तो यहाँ कम्युनिकेशन के लिए एक तो उनको चाहिए था कोई रास्ता, क्योंकि सखर जो स्ट्रेटेजिकली था वो तिजारत और आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इसकी अहमियत थी। इसीलिए जब चार्ल्स नेपियर यहाँ आया तो उसने यहाँ पे कैंटोनमेंट कायम की, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पुल बनाने का सोचा कि यहाँ से एक तो तिजारत हो, दूसरा जो उनका फौजी मकासद थे वो हल हो सके। इस अजीमुशान ब्रिज का तकरीबन 33,000 टन वजनी ढांचा बरतानिया से बनकर आया था, जिसे अलेक्जेंडर मेडोज नामी इंजीनियर ने डिजाइन किया था। इस ब्रिज से मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प लोक कहानी भी मशहूर है।
900 फीट तवील इस पुल की तामीर में 40 लाख रुपए खर्चा आया, जो उस जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा पैसे थे। लोहे के इस पुल की खासियत ये है कि इसमें कोई पिलर नहीं। अंग्रेजों को मुश्किल उस वक्त पेश आई जब पुल बनने के बाद कोई भी ड्राइवर यहाँ से ट्रेन गुजारने पर तैयार नहीं था, सिर्फ इस डर से कि ये पुल बिना सहारे खड़ा है। फिर अंग्रेज इंतजामिया ने अनोखा मंसूबा बनाया। सक्खर जेल में सजाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी। मुआहदा हुआ कि ट्रेन पुल से गुजार ली तो सजा मुआफ, जिसके बाद जमाले की बीवी ने शौहर की सजा मुआफ होने की खुशी में हो जमालो गीत गाया। इस तरह सिंध का मशहूर लोकगीत हो जमालो की तख्लीक का सबब लैंसडाउन ब्रिज बना। वक्त हो सकता है लोग ट्रेन से डरते थे। जब कराची कैंट से लेकर कोटड़ी से पुल ये ट्रेन बनी तो लोग सफ़र करने के तैयार नहीं थे, उसकी आवाज़ सुन के भाग जाते थे। मैंने कैदी वाला जिक्र किया, ये मैंने भी सुना है, लेकिन इसकी जो आज तक उसका बैकग्राउंड तारीखी तसलसल है मुझे कहीं उसका मिलता नहीं है। हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि वहाँ उस वक्त पुल से गुजरना जिसके नीचे कोई स्टोन लगा हुआ नहीं है, कोई खंभा नहीं बना हुआ है, तो लोग कैसे गुजरेंगे। हो सकता है ये हो पर उन्हें बनाया हो, इसी वजह से कहा कि जब वो सक्खरवारी पुल से, और सक्खरवारी पुल से मुराद ये सक्खर बैराज नहीं है, यही पुल है जो 1886 में शुरू हुआ। दरियाए सिंध पर बने लैंसडाउन ब्रिज पर जब ट्रेनों की आमदोरफ्त का बोझ बढ़ा तो इसे ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया। 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में अयूब पुल तामीर हुआ और फिर ट्रेनें यहाँ से गुजरना शुरू हो गईं। तारीखी लैंसडाउन ब्रिज से कुछ फासले पर बना सिल्वर रंग का ये शानदार पुल पाकिस्तान का पहला पुल है जो फौलादी रस्सियों के सहारे खड़ा हुआ है। ये दोनों पुल फने तामीर का शाहकार होने के साथ देखने से ताल्लुक रखते हैं। अयूब पुल से ट्रेनों की आमदोरफ्त होती है। लैंसडाउन ब्रिज शहर के ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। कैंची वाले पुल के नाम से मशहूर लैंसडाउन ब्रिज जब तामीर हुआ उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा बगैर सुतूनों वाला पुल था। ये पुल हमारा कौमी विरसा है और सक्खर शहर की खूबसूरत पहचान भी है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, सक्खर। अब जब फौरन से आप ये कीजिए कि वीकेंड का प्लान बनाइए, घर में जो भी एक तौलिया रखा है उसे गीला कीजिए, सर पे रखिए और फिर सक्खर जाए। गर्मी बहुत है तो आपने अपना ख्याल रखेंगे, हीट वेव भी है। अगर घूमना फिरना है शाम का वक्त वैसे बहुत मुनासिब है घूमने के लिए, बट स्टिल तौलिया रखें। ये थोड़ा सा वक्त और गुजार लेते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं। या एक काम करें, कोई फाइल अगर आपके हाथ में तो फाइल आप सर पे रख लें। इसके लिए भी तो ना रखा जा सका उनसे, केस लड़ने आए फाइल भूल कर आए। सिंध हाई कोर्ट में एजाज जाखरानी पर आमदन से जायद असासे और करप्शन के इल्जामात हैं और इसी केस का मामला था। फिर यहाँ पर क्या हो गया, नैब प्रोसिक्यूशन टीम अदालत पहुंची तो क्या क्या कुछ हुआ। इरफानुल हक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफानुल हक, ये सारा मामला क्या है? देखिए, एजाज जाखरानी पर दो इल्जामात हैं। इंपोर्ट एक गाड़ी उन्होंने मंगवाई थी, बाहर से इंपोर्ट की थी, उसकी ड्यूटी का इल्जाम है। इसके अलावा एक आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। इस हवाले से जब केस की समाअत हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि तफसीलात क्या है केस की, तो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो कुछ बताने से कातिब थे। इसके अलावा जब मजीद इस्तफसार किया गया तो ये पता चला कि नैब के जो अफसरान हैं वो फाइल लाना ही भूल गए, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बड़ी सरजनिश की है और ये भी रिमार्क दिए कि आप 3 अफसरान यहाँ खड़े हुए हैं और एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं और आपको इतना होश नहीं है। इरफानुल हक, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। 1 और 2 यानी 2 दिन बाद होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।